हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल पर, जहां पर हम लोग मंथली बेसिस पर अपने साइंस एंड टेक के सभी करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जैसा कि हम लोग हर बार इसको डिस्कस करते हैं और इस बार भी, इस मंथ के भी जितने भी टोटल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग ध्यान से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो, साइंस एंड टेक हमें पता है कि एक करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, लेकिन उसका स्टैटिक के साथ वास्ता अगर मिल जाए आपको, रिलेशन, तो फिर एक बहुत ही बढ़िया तरीके का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकता है, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसीज आपकी काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। यही कोशिश होती है मेरी कि जब भी मैं आपको इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ाऊं तो डेफिनेटली मैं आपको कई बार कई सारे इनके बेसिक्स टर्म्स को सबको पढ़ाते हुए निकलूं। इस पूरे आर्टिकल में हम लोग कई बार बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इसमें है वैसे तो, है ना। एक स्पेस डेब्री का पूरा एक आर्टिकल, काफी अच्छा आर्टिकल है ये। स्पेस इंटरनेट, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का है। स्टारलिंक, वनवेब, इस पर बहुत सारी बात की गई है। फिर आदित्य एल1 की कुछ रीसेंट फाइंडिंग्स है। चंद्रयान 5 मिशन क्या कहता है उसके बारे में है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन अभी हाल फिलहाल में इसरो ने काफी हद तक सक्सेस पा ली है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है ये। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आपका है टोपोनिमस डिसीजेस, द हिंदू का आर्टिकल है, बहुत ही शानदार एक एडिटोरियल का आर्टिकल है ये। फिर है मिलियोडोसिस डिसीज। इसके बाद शिंगल्स डिसीज का बहुत ज्यादा आजकल बातचीत चल रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट। एक बैक्टीरिया बेस्ड कैंसर थेरेपी है, जो कि 1860s का ये ट्रीटमेंट प्लान है, लेकिन उसको अब वापस से रिवाइव करने की बात हो रही है। यहां पर फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं वो है नॉन बोरोइंग जीन एडिटेड बनाना, जिसके बारे में इंडिया में अभी वापस से इसकी मतलब लाने की बात हो रही है। फिर यहां पर एक है अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ नए इनसाइट्स के साथ मिलेगा। बोस मेटल उतना कुछ खास नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर में दो हैं, विक्रम और कल्पना, है ना। विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये दो माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने बनाए हैं। यह इंडिया का हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है। फ्रोजन लाइट बहुत ज्यादा न्यूज में था कि लाइट को हमने फ्रीज कर दिया है, भाई क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, इसको हम समझेंगे। और हमारे लाइफ की ओरिजिन जो माइक्रो लाइटनिंग की वजह से हुई थी, इसके बारे में एक पूरी थ्योरी लगाई गई है। ये प्लास्टिक आइस 7 है। प्लास्टिक आइस 7 बेसिकली आइस का चौथा स्टेट है, मतलब कि हम लोग आइस, वाटर और वेपर तो देखते ही हैं, ये प्लास्टिक आइस 7 इसका चौथा स्टेप है। और फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, कुछ निदार और स्वयान इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, और लास्ट में हम लोग ऑडिबल इनक्लेव्स की बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर यहां पर खड़े हैं और हमें किसी एक ही इंसान से ऐसे बोल के बातचीत करना है, तो अब शायद ये भी टेक्नोलॉजी हम लोग बना सकें कि बाकी के 10 लोग को नहीं सुनाई देगा, सिर्फ जिसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी को सुनाई देगा। तो इसमें क्या मैनिपुलेशंस लाए गए हैं, क्या साइंसेज इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे प्रेजेंटेशन की। अगर आपको कुछ भी डिस्कशन आर्टिकल्स कुछ भी चाहिए तो मैं आपको यहां पर मिलता हूं। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन जरूर से करें, और यहां पर अपने साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आज, और उनमें से सबसे पहला आर्टिकल आपके मेंस ओरिएंटेड है, वो है स्पेस डेब्री से रिलेटेड। हमेशा याद रखना कि वी यूजुअली से डेब्रीज, बट इसको डेब्री पढ़ते हैं, है ना। तो स्पेस डेब्री, सबसे पहले अगर आपसे मैं यूं पूछूं कि स्पेस डेब्री क्या समझते हो, तो देखो इसका डिफिनीशन जो है वो ऑलरेडी अगर साइंटिफिकली हम लोग देखें, कूपर्स ने दिया हुआ है। कूपर्स कौन है भाई? यूएन की एक बॉडी है, आप देख सकते हो, कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। इसने जो स्पेस डेब्री है उसको डिफाइन किया कि देखो, कोई भी प्रकार का मैनमेड ऑब्जेक्ट है अगर, जिसमें कि हो सकता है कि सैटेलाइट का कोई छोटा मोटा फ्रैगमेंट हो, या फिर कोई डिफंक्ट सैटेलाइट हो। डिफंक्ट सैटेलाइट बोले तो जो कि आज के डेट में फंक्शनल नहीं है, उसका काम आज से 2 साल 3 साल या अभी तुरंत खत्म हो गया, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर लगाता जाएगा लगाता जाएगा। या फिर इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा एलिमेंट्स हो जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में री इंटर करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे सभी सिचुएशंस को या फिर ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? स्पेस डेब्री बोलेंगे। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये प्रॉब्लम इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है? इन सब की प्रॉब्लम की शुरुआत आप सभी लोगों ने एक बहुत ही फेमस केस्लर सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। केस्लर सिंड्रोम एक्चुअल में होता यूं है कि जब नासा शुरुआती दौर में अपने 1970s और 80s में जब अपने स्पेस मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उसका यह मानना था कि देयर इज नथिंग लाइक स्पेस डेब्री, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ हम जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो कैसा भी हो, वो लो अर्थ ऑर्बिट हो या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट क्यों ना हो, ये सारे इतने बड़े स्पेसेस हैं और वो भी स्फेरिकल शेप के हैं
कि इसमें हम लोग चाह के भी इतने सैटेलाइट कभी जिंदगी में भेज ही नहीं पाएंगे कि जिससे कि वो वहां पर कभी भी प्रकार का कोई स्पेस डेब्री क्रिएट होगा। स्पेस डेब्री कैसे बनेगा? स्पेस डेब्री ऐसे बनेगा कि यहां पर हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि इन लो अर्थ ऑर्बिट पर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर, हाई अर्थ ऑर्बिट पर किसी भी प्रकार का सैटेलाइट कोलिजन होगा। उनके हिसाब से ये कोलिजन जो है इट इज नेवर गोइंग टू हैपन, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है ना यहां पर, इसमें कुछ नहीं होने का। उसमें चुन्नू भर का हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, उससे कोई कभी नहीं भिड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला स्पेस डेब्री का वो कॉन्सेप्ट मानते ही नहीं थे। बट उसी टाइम पर नासा के अंदर के जो डोनाल्ड केस्लर साहब थे, उनका कहना था कि भाई साहब बस 30 साल रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर 30 ईयर्स और फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि उसके सिर्फ नासा ही नहीं है भाई साहब जो सिर्फ स्पेस मिशन भेजेगा, आपके पता नहीं कितने सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उस टाइम के, वो भी आगे चल के अपने स्पेस मिशन को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज जैसे आज के डेट में स्पेस एक्स या फिर वन वेब या फिर ऐसे दूसरे बहुत सारे ओरिजिन हैं, वो सब के सब अपना क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अपने नंबर ऑफ स्पेस सैटेलाइट्स को बढ़ा रहे हैं। आपको पता है स्टारलिंक प्रोजेक्ट है भाई साहब, उसमें 25-30 हजार सैटेलाइट भेजने की बात हो रही है, और बहुत सारे तो मेजॉरिटी तो भेजे भी जा चुके हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि अब इतना सारा सैटेलाइट जब एक ही ऑर्बिट में नाचेगा भाई साहब, तो उसके लिए जायज सी बात है अगर एक भी भिड़ता है तो केस्लर सिंड्रोम जो हम लोग बोलते हैं ना, वो केस्लर सिंड्रोम इस बात को बोलते हैं कि इनका कहना था कि अगर एक सैटेलाइट है वो एक सैटेलाइट जैसे ही किसी दूसरे सैटेलाइट से टक्कर खाएगा, है ना, दूसरे सैटेलाइट जैसे टक्कर खाएगा, तो देयर विल बी थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीसेस या फिर लैक्स ऑफ पीसेस। अब ये जो लैक्स और थाउजेंड्स ऑफ पीसेस है ना, अब ये भी स्पेस में साथ साथ घूम रहे होंगे। अब ये भी किसी सैटेलाइट से टकराएंगे तो उनके फिर से हजारों और लाखों टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो भी हजारों लाखों टुकड़े फिर और सैटेलाइट से करेंगे, एंड अ मेश विल बी क्रिएटेड। दिस इज हाउ वी केम टू नो अबाउट, या फिर हम यूं बोल सकते हैं दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड अबाउट द स्पेस डेब्री। इसीलिए इतना बड़ा कंसर्न है कि आज के डेट पर इतने सारे सैटेलाइट्स हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं स्पेस में, तो उसके लिए हम लोग के लिए क्या लॉज रेगुलेशंस कुछ बने हैं क्या? तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि ना इश्यूज क्या क्या है, इश्यूज देखो वही सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा ना कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके बेसिस पर कोई बता पाए कि भाई साहब लीगली स्पेस डेब्री को हम लोग क्या माने, किसको स्पेस डेब्री माने। तो बेसिकली यही है कि एक जो लीगल लाइबिलिटी लोगों के ऊपर आनी चाहिए वो कभी आ ही नहीं रही है ना। उनको लग रहा है कि भाई जिसकी जिसकी दिक्कत आएगी वो देखा जाएगा। तो केस्लर साहब की बात जो है उन्होंने 1980s में जब इस बात को बोला था कि भाई 30 साल रुक जाओ, तो ऐसा हुआ भी जब 2009 में एक यूएसए का और एक रशिया का सैटेलाइट जब टक्कर खाता है और हजारों टुकड़ों में एकदम से फैल जाता है, तो उस टाइम से लोगों को लगा कि नहीं स्पेस डेब्री और स्पेस कोलिजन दोनों ही केस्लर साहब ने बिल्कुल सही बात बोली थी। तो इसीलिए वही है कि हम लोग को ना इसका सोर्स आइडेंटिफाई करने की बात अगर आएगी तो ये भी एक बहुत ही पुराना सोर्स है। हम लोग को एक्चुअल में शुरुआती दौर पर जब इसको सीरियसली नहीं लिया गया, तो इनफैक्ट आज की डेट पर हम लोग को नहीं पता है कि स्पेस में ऐसे कितने स्पेस डेब्री मौजूद हैं, किस फॉर्म में हैं, कितने बड़े साइज के हैं। हालांकि इंडिया का एक मिशन है जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्रा मिशन। नेत्रा मिशन जो है इसका बेसिकली मकसद ही ये है टू मैप द स्पेस डेब्री विच इज रिवॉल्विंग अराउंड। तो वो क्या करता है ना, बहुत दूर से 10 सेंटीमीटर से बड़ा जितना भी ऐसा स्पेस डेब्री है उन सब का एक डेटा कंपाइलेशन कर रहा है वो, उसका कितने फ्रीक्वेंटली उसको रिविजिट करते हैं, उसको कब उससे टकराने की बात होगी, तो ऐसे डेटा मतलब डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो है ना वो यूनिवर्सल लेवल पर भी एक आना चाहिए जो कि सभी के सभी पुराने जमाने के जितने भी आज तक के स्पेस डेब्री है उन सबको मैप कर सकें। अब जाहिर सी बात है इसके लिए कोई क्लियर अथॉरिटी है नहीं कि करेगा कौन। जैसे कि मान लो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक रेस्पॉन्स था जब स्पेस एक्स ने अपना कंट्रोल लूज किया था ना अभी पोलैंड में, उनका रॉकेट जो है पोलैंड में आगे गिरा था। तो प्रॉब्लम हुई ना कि भाई साहब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मतलब ये किसी भी सेगमेंट में अगर आके या फिर किसी भी ऐसे जगह पर आके गिरता है तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। री एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग, री एंट्रीज का मतलब है जैसे कि हम लोग कई बार री एंट्री व्हीकल्स बनाते हैं, है ना। ये री एंट्री व्हीकल्स किस लिए होते हैं भाई, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कि हम लोग का जो स्पेस लॉन्च है
तो लॉन्च व्हीकल वापस से री इंटर कर जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, हम उनको वापस से कलेक्ट कर लें। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि इधर भी इलॉन मस्क के जितने भी रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनका बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वो सारा का सारा वापस आ जाता है। तो कई बार ये जब री एंट्री करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो री एंट्री करते टाइम पर अगर इसने अपना बैलेंस लूज किया तो ये कहीं पर भी गिर सकता है, क्योंकि ये तो अर्थ का चक्कर लगा रहा था। अब जरूरी थोड़ी ना कि आपके कंट्री के सीधे ऊपर ही उड़ेगा, या फिर जहां से आपने उसको कैच करने के लिए बोला है वहीं पर आके गिरेगा, तो कहीं पर भी इधर उधर गिर सकता है। तो वही बात यहां पर लिखी है कि अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज है, किसी को पता नहीं है, और अगर कोई भी डैमेज अगर इसका होता है तो इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल रेगुलेशंस अभी भी नहीं बनाया गया है। सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि स्पेसएक्स स्टारलिंक है, अमेजन का कूपर है, एक यूटेल सैट्स का वन वेब का यूटेल सैट्स है। तो ऐसे कितने सारे वन वेब फीचर ये जो है ये सब के सब वही हैं कि आपको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, इंटरनेट सर्विस कैसे, कोई ऑप्टिकल फाइबर ये सारी चीजें नहीं है, इंटरनेट सर्विस डायरेक्टली बाय सैटेलाइट। तो ये लोग डायरेक्टली प्रोवाइड करना चाहते हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 25 to 50,000 सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली। आप बोल सकते हो कि ये 350 से 700 किलोमीटर की हाइट पर ये रखना चाहते हैं, जिससे कि इनका एक सबसे पहला जो हम लोग इसको बोलते हैं डिलेड रिस्पॉन्स, ये डिलेड रिस्पॉन्स ना करें। मतलब कि जो हमारे लिए पिंग होता है, आपने देखा होगा ना, जो मिस करते हैं हम लोग कि भाई कितना कितना डिले चल रहा है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं तो वो हमें बताता है कि जो भी सिग्नल है वो इतने माइक्रोसेकंड डिलेड है। मतलब कि टाइम ट्रैवल उसका, या फिर यहां से गया, इंफॉर्मेशन फेच किया, वापस आया, उसके बीच में वो गैप कितना बड़ा है। तो अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोगों का यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा। यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा मतलब आपने बटन क्लिक कर दिया, अब आप वेट कर रहे हो, अब पेज खुलेगा थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद कुछ होगा, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द वे। तो इसीलिए हम इसको ना जितना पास हो सकता है उतना पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वाई वी हैव सिलेक्टेड लो अर्थ ऑर्बिट एज द जोन जहां पर हम इसको कर सकते हैं। अगर यहां पर आउटर स्पेस ट्रीटी की बात करो, आउटर स्पेस ट्रीटी भी 1967 का है। देखो सबसे पहला ये बेसिकली क्या करता है, एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट बनने की बात करता है। ये बोलता है कि भाई देखो जितने भी स्टेट प्लेयर्स हैं, जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन सबको थोड़ा सा स्पेस को सेफ और पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद आप यहां पर 68 में रेस्क्यू एग्रीमेंट देख सकते हो कि किसी भी स्टेट को बेसिकली जब भी फॉरेन स्पेस ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी करना है तो उसको यूएन को नोटिफाई करना पड़ता है कि भाई हमने ये सैटेलाइट, हमने ये इस प्रकार का कुछ भी सैटेलाइट, या फिर हमने अपना ऑर्बिटल मॉड्यूल, ऐसा कुछ भी भेजने की बात की है। फिर लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 में आता है। ये बेसिकली एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, अगर कोई भी प्रकार का अर्थ का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में जाके अगर कुछ भी प्रकार के डैमेजेस कर रहा है तो उसके लिए जो भी इन्वॉल्विंग कंट्रीज है, लॉन्चिंग स्टेट है, वो अकाउंटेबल होगी। ऐसा इस कन्वेंशन में बात की गई थी। बट अगेन इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज ने सिग्नेटरी या फिर सभी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मतलब ये सारे कन्वेंशन बनाए तो गए थे बट वी हैव नॉट इंप्लीमेंटेड इट वेरी वेल। यहां पर जैसे रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई साहब स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स लॉन्च होते हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन यहां पर होता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग को पता तो चलता है कि हाँ आज के डेट पर स्पेस में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका क्या एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। जैसे नासा का एक मिशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आई ऑन एस्टेरॉइड। आप लोग देख सकते हो, है ना, लाइव देख सकते हो, इस लेक्चर के बाद देख लेना, सर्च करना, आपको भी दिख जाएगा आई ऑन एस्टेरॉइड करके, नासा एस्टेरॉइड करके सर्च कर लेना। लाइव दिखाएगा कि कौन सा एस्टेरॉइड कहां पर है इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो वैसे ही हम लोग ऐसे सारी चीजों का यहां पर मैपिंग क्यों नहीं कर सकते भैया, जब यहां पर हम लोगों ने ऐसे हजारों लाखों एस्टेरॉइड्स का जब हम लोगों ने पूरा चिट्ठा पत्री निकाल रखा है तो हम अपने छोटे छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट्स का भी ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टेलिंग अस अबाउट। यहां पर देखो कुछ कुछ बातें जैसे शुरुआती दौर पर जब की गई थी तो उसमें यह बोला गया था कि देखो कोई भी कंट्री का कोई भी सैटेलाइट एक बार वो डिफंक्ट हो गया तो इट इज मैंडेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री टू फॉलो दिस 25 ईयर्स ऑफ नॉर्म्स। और इस नॉर्म के अंदर में क्या हुआ था कि वो 25 साल के अंदर अंदर डी ऑर्बिट करना चाहिए। डी ऑर्बिट क्या होता है, देखो मान लो कि अगर ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट पर मान लेते हैं सैटेलाइट था, है ना। अब सैटेलाइट जो है वो कितना होगा, हम मानते हैं कि चलो 350 किलोमीटर पर होगा, 350 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब
एक बार इसका काम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ फ्यूल हम लोग सेव रखते हैं जिससे कि हम इसको पुश करते हैं और लोअर डाउन करते हैं, है ना, लोअर डाउन करते हैं, जिससे कि धीरे 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 करते करते वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक बार एंटर करता है, लाइक मेसोस्फीयर वगैरह में एंटर कर गया अगर, तो वहां पर भी ये ड्यू टू फ्रिक्शन ये क्या होगा, बर्न हो जाएगा। और ऐसे फ्रिक्शन के कारण अगर इसको हम जला भी देते हैं इतने ऊपर, स्पेस की बात नहीं हो रही, स्पेस तो भैया करमन लाइन के ऊपर है जो कि है आपका 100 किलोमीटर के ऊपर, तो हम लोग बात कर रहे हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर तक होती है। तो 80 किलोमीटर के अंदर अंदर आने से वो काफी जलने लगता है, तो हमारा जैसे मेटेराइट वगैरह भी यहीं जलता है। तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि देखो ऐसा करो कि ये ना अपने ही मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में आके जल जाए, स्पेस में फर्जी ना पड़ा रहे जिसका कोई काम नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 25 साल का टाइम दिया गया, लेकिन कितना कंप्लायंस है भाई साहब, मुश्किल से 30% कंप्लायंस बस। बाकी सारे के सारे सैटेलाइट अभी भी वहीं पर टिके हुए हैं। मेजर्स क्या क्या लेने की बात की जा रही है, तो ऐसा ही हो जा रहा है। देखो यूएन का जैसे कूपस है ना, वो भाई साहब पेनाल्टी देना शुरू कर दे। जब भी कोई री एंट्री किसी गलत दरवाजे पर दस्तक दे दे, कहीं दूसरे देश में पहुंच जाए गलती से, उसको हैवी पेनाल्टी देना पड़े। तो लोग कॉशियस होकर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, खुल्लम खुल्ला होगा जो देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं होगा, कम से कम रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होगा। डोमेस्टिक पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है कि जितने भी ऐसे डेब्री मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं ना, इनको सब लोग बहुत सीरियसली इसको फॉलो करें। देखो इंडिया के अंदर में ये जो डेब्री मैनेजमेंट है ना, ये बहुत तेजी से बहुत अच्छे तरीके से इसरो काम में ले रहा है। और इनफैक्ट इसरो ने तो ये तक प्रॉमिस कर दिया है कि 2030 के तक आते आते इसरो जो है वो जीरो डेब्री मिशन ही भेजेगा। मतलब कि 2030 के बाद कोई भी भेजा गया मिशन वो स्पेस में हमेशा जीरो डेब्री ही कंट्रीब्यूट करेगा, कोई किसी प्रकार का डेब्री वो देगा ही नहीं। और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। अभी आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, पूअम के बारे में सुना होगा। एक्चुअल में पूअम की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2024 से, जब हम लोगों ने देखा था कि इसी टाइम पर एक्सपोसैट मिशन गया था। एक्सपोसैट मिशन हमारे लिए पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और इसका C58 उड़ान था, है ना, C58 के चलते। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला मॉड्यूल जिसमें हम लोग एक्सपोसैट सैटेलाइट को रख के जाते थे, हर बार उसको लॉन्च करने के बाद सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता था वो स्पेस में ही रह जाता था अभी तक। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने बोला कि ये है भाई साहब आपका पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिस ऑर्बिटल मॉड्यूल, मतलब कि जो ऐसा एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है जिसके अंदर हम लोग सैटेलाइट भर के भेजते हैं, उस पर्टिकुलर हिस्से को भी हम लोग उस पे भी क्या लगा दे रहे हैं, बहुत सारे हम लोग उस पे ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दे रहे हैं, ऐसे कुछ डेटा एंट्रीज के लिए हम लोग उस पे कुछ ऐसी चीजें लगा दे रहे हैं जो कि हमें इंटर्न काम करके दे, है ना। वो फर्जी नहीं है कि भाई बस उसका काम है ऊपर उन सैटेलाइट को छोड़ के फिर पूरे जिंदगी भर बस वो चक्कर लगाना, है ना, फालतू का चक्कर लगाना। तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर कुछ पेलोड्स लगा देंगे। ये ऐसे एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स होंगे जो कि हमें बहुत सारे प्रकार के डेटा दे सकते हैं। और ये सारे के सारे डेटा जब हमें मिल जाएंगे, वंस द प्रोसेस इज डन, तो हम लोग इसको डी ऑर्बिट करेंगे, और इसको डी ऑर्बिट करने के बाद हम लोग इसको जला डालेंगे। तो इसकी शुरुआत बेसिकली 1 जनवरी 2024 से ही हो चुकी है। और इनफैक्ट अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूअम 4 का जो है वो भी अभी काफी न्यूज में है। पूअम 4, ये पूअम 1 है आपका, पूअम 4 जो है वो है आपका C60 PSLV का मिशन। ये है आपके लिए स्पेडेक्स मिशन जान रहे हो ना भैया आप लोग, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जिसको कि दिसंबर 2024 में भेजा गया था। तो वही बात है कि हम लोग ना काफी काम कर रहे हैं कि यार इन सभी मिशन से, जो PSLV C60 मिशन था, C58 मिशन है, C60 मिशन है, दीज ऑल आर जीरो डेब्री मिशंस, जीरो डेब्री लॉन्च मिशंस। अब कोई भी डेब्री हम अभी से नहीं डाल रहे हैं, है ना। तो यही चीज अब हम लोग को फ्यूचर में बस कंटिन्यू करना है। दिस इज व्हाट इसरो इज प्रॉमिसिंग। 2030 तक तो डेफिनेटली हम अडॉप्ट करें, मतलब इसको अचीव कर लेंगे पूरे तरीके से। फिर डेब्री मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को, डेब्री ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग करना है भाई। जैसे हम लोगों ने बताया ना कि अपने इंडिया में नेत्रा है, वैसे ही ऐसा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। सस्टेनेबल स्पेस प्रैक्टिसेस अपनाओ भाई साहब, कि देखो जितना हो सके तुम डेब्री न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो, जस्ट लाइक आवर पोएम। और दूसरा क्या है, रीयूजेबल रॉकेट एंट्रीज को थोड़ा सा सही तरीके से इंप्लीमेंट करो कि भाई ऊपर कुछ छूटे ही ना, सब कुछ नीचे आ जाए तुम्हारे लिए।
और यहां पर हम लोगों ने यह भी समझा कि हाँ, इन सभी के बाद तुम्हारा जो भी डिफंक्ट सैटेलाइट बने उसको तुम लोग आराम से फिर नीचे लेके आ सको, है ना। तो अगला आर्टिकल जो हमारा है वो है अपने सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर। इसी की बात हम लोग अभी कर ही रहे थे। देखो, सैटेलाइट इंटरनेट का मार्केट जो है ना, वो धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ा बनता जा रहा है। लोगों ने बहुत अच्छे स्पेकुलेशंस किए हैं, और जानते हो आप कि जब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक वन वेब और इलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट, वन वेब प्रोजेक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जब ऐसी चीजें मिलती हैं ना, तो अगेन इट क्रिएट्स अ टफ कंपटीशन। और इस टफ कंपटीशन में हर बार नुकसान जो है या तो वो आम लोगों को होता है या फिर हमारे इन्वायरमेंट और नेचर को होता है। तो यहां पर भी वही सीन देखने को मिल रही है कि यहां पर बात हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं। जैसे कि स्पेसएक्स का स्टारलिंक मिशन है, वो क्या कर रहा है, वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या चीज होती है, मैं वो बता देता हूं आपको, मैंने अभी भी बताया आपको। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ पर तुम्हारा ये नन्हा मुन्ना सा घर है। तुम नन्हा मुन्ना घर क्या करोगे, इसके ऊपर एक एंटीना लग जाएगा भाई, है ना। सिंपल एक एंटीना लग जाएगा। ये एंटीना ऊपर कहीं आपके सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, है ना। यहां से डेटा जो है सैटेलाइट के पास जाएगा, और यहां पर आपके ना कुछ ग्राउंड स्टेशंस पर, हम लोग ग्राउंड स्टेशंस पर गेटवे लगा के रखेंगे, है ना। ये वो गेटवे होते हैं जिनका कनेक्शन डायरेक्टली आप इनको ऐसा बोल सकते हो कि इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। तो ये जो आपका मॉड्यूल है, ये कहीं पर भी ये ग्राउंड बेस्ड होगा, है ना, ग्राउंड बेस्ड होगा, कहीं दूर दराज होगा, क्योंकि इसके पास होता तो फिर तो डायरेक्टली हम लोग वायर से कनेक्ट कर लेते। इसको हम लोग दूर दराज के रिमोट लोकेशंस में इस ग्राउंड बेस्ड को हम लोग नहीं रख सकते हैं, है ना, ग्राउंड स्टेशन को हम लोग नहीं इंप्लांट कर सकते हैं इस घर के आसपास। ये घर जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में है, या फिर बहुत गांव का इलाका है जहां पर हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, इससे सिग्नल लेगा और इसको कनेक्ट कर देगा इससे इंटर्न। ये दोबारा से ये क्या करेगा भाई, ये बोलेगा ठीक है भाई, हम तुमको डेटा फेच करके दोबारा दे रहे हैं, और तुम सेम टू सेम आईपी एड्रेस पर वापस से भेज देना। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसमें कितनी चीजें लगी, एक तो आपका एंटीना, दूसरा सैटेलाइट, और तीसरा जो है वो ग्राउंड स्टेशन का गेटवे। ये 3 चीजों का इस्तेमाल से हम लोग ऐसे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को चला सकते हैं। अब इसी चीज के लिए अब हम लोग को ऐसा सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन चाहिए जो कि हर जगह से मतलब पूरे ग्लोब के किसी भी लोकेशन से इंटरनेट एक्सेस हो सके। अब इसके लिए जो है ऑर्बिट सेलेक्ट किया गया है वो है हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट। और ये लो अर्थ ऑर्बिट क्यों सेलेक्ट किया गया है, जस्ट टू रिड्यूस लेटेंसी, है ना। इससे क्या होता है भाई, लेटेंसी रिड्यूस होता है ना। ये क्या है भाई लेटेंसी, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि डेटा फेच करने का जो टाइम है वो काफी कम हो जाएगा। इसको हम लोग जितना दूर करेंगे, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो अगर ये अर्थ है और हमारा एक सैटेलाइट यहां पर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट, तो इसका जो डिस्टेंस होगा जो कि ये कवर कर रहा होगा वो कुछ इतना अर्थ का एरिया कवर कर सकता है। अगर यही चीज हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगा देंगे तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट का जो सैटेलाइट है वो ज्यादा एरिया कवर करने की बात करेगा। अगर हम लोग यही चीज हाई अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी टाइप का कोई ऑर्बिट रख देंगे तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा आधा अर्थ ही कवर कर ले, है ना। दीज थिंग्स कैन बी डन, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। बट अगेन वही चीज है कि यहां पर अगर हम लोग कोई भी सैटेलाइट प्लेस करेंगे इंटरनेट चलाने के लिए तो हमारी लेटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी बहुत बढ़ जाएगी, लो अर्थ ऑर्बिट का कवरेज बहुत कम है। तो कवरेज बहुत कम है और पूरा ग्लोब कवर करना है, इसीलिए द नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो हमारे लिए काफी इंक्रीज हो जाएंगे। हो सकता था कि यहां पर हम लोग सिर्फ 5 ही सैटेलाइट लगाते या 4 ही सैटेलाइट लगाते हमारा पूरा ग्लोब कवर हो जाता, बट लो अर्थ ऑर्बिट में हो सकता है कि अब हम लोग को 35,000 सैटेलाइट लगाना पड़ जाए, तब जाके हम लोग का पूरा ग्लोब कवर होगा अच्छे तरीके से। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं कर रही है, ऐसा मल्टीपल कंपनीज कर रही हैं। तो मल्टीपल कंपनीज, मान लो 4 कंपनी भी आ जाती हैं तो भी आप समझ रहे हो 1.25 लाख सैटेलाइट्स हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही चीज है। तो अब हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के जो रिलायंस जियो और आपका एयरटेल है, इन दोनों लोगों ने स्पेसएक्स स्टारलिंक के साथ में अब पार्टनर कर लिया है। अब यहां पर हम लोग बाकी चीजें तो हम लोग समझ गए हैं, हम लोग यहां पर समझते हैं अब लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो कितना दूर का रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि यार देखो, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि लगभग वही 300-400 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक के रेंज का
यहां पर आपको वो पूरा हिस्सा मिलता है। और एडवांटेजेस क्या है सैटेलाइट इंटरनेट के भाई, हमने अभी भी देखा कि ऐसे अभी एक डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 2024 दिसंबर तक की अगर डेटा की बात की जाए तो अभी भी ऐसे 18,000 गांव हैं अपने देश में जहां पर अभी भी मोबाइल सर्विसेज या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट जैसी चीजों का या फिर किसी भी प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इनको ऐसे जगहों पर डेफिनेटली कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, कोई इंफ्रा की जरूरत ही नहीं है। अब आपको महंगे महंगे ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाने हैं, ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स में आपको बड़े बड़े ऐसे गेटवे टावर्स नहीं लगाने हैं, तो आपके लिए काफी इजी है ये कनेक्टिविटी मेंटेन करना। दूसरा, डिजास्टर रेजिलियंट कम्युनिकेशन, मतलब कि कई जगहों पर मान लो कोस्टल रीजन्स है जहां पर कई बार हरिकेन्स या फिर कई बार फ्लड लाइक सिचुएशंस, ऐसी कोई भी चीज आती है तो जायज सी बात है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती हैं। और ऐसे में सबसे पहले अगर किसी कनेक्टिविटी खोती है तो वो है आपका कम्युनिकेशन। ऐसे ऐसे जगहों पर अगर आपने उसको कभी ग्राउंड बेस्ड रखा ही नहीं, भाई वो स्पेस में है, अब जमीन पर कुछ भी हो रहा है उसको उससे असर ही नहीं है, तो इसलिए आपकी अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी डिजास्टर रेजिलिएंट सिचुएशंस में भी हमेशा रहेगी, मतलब डिजास्टर सिचुएशन में भी हमेशा रहेगी। अब यहां पर फास्ट डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं कि एक बड़े एरिया को कवर करने के लिए हम लोग को मल्टीपल टावर्स, ऐसे लंबी लंबी तारें, ये सब नहीं बिछानी है। अब बस हम एक छोटा सैटेलाइट ऊपर लॉन्च कर देंगे, हमारा एक बड़ा सा एरिया कवर हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री यूटिलिटी भी है भाई साहब। ये देखो, इसका जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करने की बात है कि आप किसी भी डिफिकल्ट रीजन में, जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का सियाचिन ग्लेशियर है ना, ऐसे डिफिकल्ट रीजन में जहां पर मोबाइल नेटवर्क तक की बात नहीं होती है, ऐसे सिचुएशन में भी आप बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशंस कर सकते हो। यहां पर देखना, जैसे कि इस यूक्रेन ने इस टाइम पर स्टारलिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है अभी 2022 वॉर के सिचुएशन में। फिर रिमोट एजुकेशन और टेलीमेडिसिन को भी ये काफी हद तक प्रमोट करेगा कि गांव गांव तक हम लोग अपने इंटरनेट के जरिए एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ स्पेस इकोनॉमी और इनोवेशन तो बढ़ ही रहा है। हम बोल रहे हैं कि जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट इंटरनेट 2030 तक आते आते ये $18.6 बिलियन की एक कंपनी बन सकता है। लिमिटेशंस क्या है? देखो, सबसे पहले क्या है कि भाई साहब इसमें पैसा बहुत लगता है, शुरू में ही बहुत पैसा लग जाता है और इसका मंथली पैकेज सबके जेब में समाएगा नहीं, ऐसी बड़ी दिक्कत है। क्यों? अगर कोई आपसे बोलता है कि आप इंटरनेट ले लो, अनइंटरप्टेड इंटरनेट, भाई साहब आपको सिर्फ पड़ेगा 5,000 से 7,000 रुपए महीना, कभी नहीं दोगे आप। आपको आजकल के टाइम पर घरों घरों में 500-1,000 रुपए में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, कोई क्यों लेगा इतना महंगा सर्विस। दूसरा यहां पर है कि जो स्टारलिंक का वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट है वो ही बहुत महंगा है। दूसरा कि वेदर डिपेंडेंसी बहुत हो जाएगी, स्पेशली जब हम लोग काफी एचडी क्वालिटी में कोई भी चीज को एक्सेस करते हैं तो हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा डेटा रेट होगा, डेटा या फिर बिट रेट बोल सकते हैं इसको हम लोग, जितना ज्यादा बिट रेट होगा, बिट रेट का मतलब मान लो कि आपको एचडी में देखना है, 4K में कोई वीडियो देखना है, वो भी ऑनलाइन, और इन सभी चीजों का इस्तेमाल तभी हो पाता है, इन सभी चीजों का डेटा तभी हो पाता है जब आप कम से कम KU बैंड या फिर KA बैंड की बात करें। अब यहां पर KU बैंड और KA बैंड जो होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं बहुत ज्यादा। अब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती हैं तो इनके साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, इनका बिट रेट तो बहुत ही तगड़ा होता है कि ये बहुत तेजी से स्पीडली डेटा ट्रांसफर करती हैं, लेकिन ये वही बैंड होती हैं जो कि सबसे पहले डिस्टॉर्ट होती हैं जब भी आपका वेदर कंडीशन खराब होता है। मतलब थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई नहीं कि यहां पर नेटवर्क कनेक्शन खराब, आप लोग टीवी में बेसिकली KA बैंड KU बैंड का इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही थोड़ा भी मौसम खराब होता है तुरंत ही आ जाता है कि ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन प्रोग्राम कुछ नहीं दिखा सकते भाई तुमको। तो वही चीज है, अब तुम्हारे इंटरनेट के साथ अगर ऐसा ही होने लगे तुमको कितना गुस्सा आएगा कि भाई बिजली है, पहले तो बिजली ही चली जाती थी, चलो बिजली घर में है लेकिन ना हम इंटरनेट चला सकते हैं, ना हम क्या बोलते हैं टीवी देख सकते हैं, तो आखिरकार ऐसे सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा क्या है जिसकी कनेक्टिविटी ही इंपैक्ट हो जा रही है छोटी छोटी बातों पर। फिर साइबर सिक्योरिटी और सोवरेनिटी रिस्क है कि भाई साहब किसके किसके छत के ऊपर मान लो कि ये 25-30 हजार का एक माया जाल बिछा दिया गया है पूरे ग्लोब के लो अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक के द्वारा। अब किसी को क्या पता कि स्टारलिंक के सैटेलाइट में तुमने सिर्फ कम्युनिकेशन करने का तुमने भेजा है या फिर तुम स्पाई टूल्स को भी उसमें पेलोड के तौर पर लगा के भेज रहे हो कि तुम उससे किसी भी कंट्री का कोई भी प्रकार का डेटा इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जब भी हम लोग सोवेरेनिटी रिस्क की बात करते हैं, तो सोवेरेनिटी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इन सभी चीजों से।
अब फॉरेन कंट्रोल तो हम लोग देखो आसमान में चढ़ चढ़ के कर नहीं सकते, ना ही हम सारी सैटेलाइट्स को खोल खोल के स्पेस में जाके देख सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ रेगुलेशंस। अब रेगुलेटरी और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि कई बार ऐसी चीजों का आगमन हमारे देश में हो ही नहीं पाता है। देखो कई बार स्पेक्ट्रम रेगुलेशंस होते हैं, लाइसेंसिंग और डेटा गवर्नेंस की बात होती है। इंडिया के पास तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स है भाई साहब, उसको डीओटी, इसरो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सब से आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कुछ कहीं ये सारे काम कर पाओगे इंडिया के अंदर में। तो वही चीज यहां पर भी है कि प्रॉब्लम सोवेरेनिटी की तो है ही साथ बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस भी इसको अटका देते हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है भाई साहब, जब बाकी देश इतना तगड़े तरीके से इस सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने क्या उखाड़ लिया अभी तक? ये है कि देखो इंडिया जो है वो इन स्पेस को एम्पावर करना चाहता है। इन स्पेस क्या है भाई साहब? एक समझ लो कि गवर्नमेंट ओन्ड प्राइवेट कंपनी टाइप का इन स्पेस है, जैसे कि आपका NSIL है, वैसा ही इन स्पेस भी है। तो ये इसरो के अंदर में ही है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में ही इसकी रिपोर्टिंग है इन स्पेस की। तो ये बेसिकली प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस, मतलब इन स्पेस जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है। भाई साहब कोई भी प्रकार की दिक्कत आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये एज ए मिडिलमैन काम करता है। तो इंडिजिनियस इनोवेशंस को थोड़ा सा ये भी देने की कोशिश हो रहा है। अब ये सब फालतू के एग्जांपल्स है ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बस गिनाने के लिए यहां पर लिख दिया गया है कि भाई साहब IRNSS प्रोजेक्ट इसने करवाया है ना, मत्स्य 6, अब मत्स्य 6000 पानी के अंदर जाने का स्टार लिंक प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? तो इसलिए ये सारे एग्जांपल्स, हाँ ठीक है, इंडिया के आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है, लेकिन वही बात है कि यहां पर डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, जैसे ये सही है, डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है, अब स्टेट ओन टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL ने भी लॉन्च करने की बात की है। तो अब इसके सर्विस के ऊपर है कितना बढ़िया कर सकता है, सपोर्टिव पॉलिसी बनाने ला, ये सारी चीजें आपके वे फॉरवर्ड्स में आ सकती हैं, जिसके तहत इंडिया में भी ऐसे सर्विसेज तेजी से आते हुए दिखाई देंगे। यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अब वही सारे बेनिफिट्स जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे थे, वही सेम टू सेम यहां पर दिया हुआ है कि हाँ उनको बस सॉल्व कर दोगे तो आपका यहां पर काफी अच्छा एक प्लानिंग बन जाएगी। यहां पर बस एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आप लोग सैटेलाइट इंटरनेट को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में अगर इंटीग्रेट कर देते हो, तो आपके बहुत सारे रूरल डेटास का बहुत बढ़िया काम हो सकता है। जैसे कि आपका डिजी लॉकर है, ई संजीवनी, PM वाणी, रूरल कोविन, ये सारी चीजें आज के टाइम पर इसलिए काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि ऐसे 18,000 से ज्यादा गांव हम लोगों ने देखे जहां पर इंटरनेट सर्विस है ही नहीं, तो इनका इस्तेमाल कोई कैसे करेगा? तो वंस दिस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस हैज बीन इंप्लीमेंटेड, तो ये सारे के सारे जितने भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनका बहुत बढ़िया तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वन मोर पॉइंट टू बी एडेड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्टिकल से, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है आदित्य L1 मिशन। अब देखो न्यूज इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि आदित्य L1 मिशन गया ही इसलिए है क्योंकि भैया वो सोलर फ्लेयर कैप्चर कर सके, लेकिन ये एक मौका है हमारे लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आदित्य L1 मिशन को एक बार वापस से रिवाइज कर ले, दैट्स इट। अब यहां पर आदित्य L1 मिशन के बारे में सब लोग को पता है। सबसे पहले हम लोग को सन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि सन का जो सबसे अंदरूनी भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ द सन। हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कोर ऑफ द सन। और ये वही हिस्सा है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी भी होते हैं, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी भी इस कोर में हो रहा है, जहां पर हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग हीलियम एटम्स में बदलते हुए देख रहे हैं, एंड देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग रिलीज्ड। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है सबसे पहले रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जो अगला लेयर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन जो है यहां पर आप देख सकते हैं, कहां गया भाई, फोटोस्फीयर, यहां पर दिया हुआ है रेडिएटिव जोन, ये रहा भाई कोर रेडिएटिव जोन। ये सेकेंड लेयर जो है, यहां वाला लेयर जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये पूरा है रेडिएटिव जोन। ये रेडिएटिव जोन जो लेयर होती है ना, इसमें कई बार जो हीट बाहर निकलने की कोशिश करती है, इट यूजुअली टेक्स अप टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू क्रॉस दिस रेडिएटिव जोन लेयर, क्योंकि बहुत बड़ा है भाई साहब, दिखने में सन छोटा लग रहा है, ऐसे है तो बहुत ही बड़ा। तो इससे बाहर निकलने में बार बार इसको ये कूल हो जाता है, फिर नीचे आता है, फिर गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, तो ऐसे कई बार इस रेडिएशन का ये बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो आता है इसके लिए, ये जो येलो कलर का आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन इसलिए क्योंकि यहां पर कन्वेक्शन करंट चलता है। कन्वेक्शन करंट जैसे कि हमारे अर्थ में देखा था आप लोगों ने, है ना, अर्थ में देखा था क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा, ऐसे तो नहीं बनेगा, यहां पर बना देते हैं, एक पाई शेप का हम लोग बना के देख लेते हैं।
कि जो भी हमारे लिए, हमारा मान लो ये क्रस्ट था, तो इस क्रस्ट के नीचे हम लोग देखते थे कि कई बार हम लोग के राइजिंग लिम्ब होते थे और ये ऊपर जाके ठंडा हो जाते, और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के चलते इसको शिफ्ट करते ऊपर क्रस्ट को, और ये फिर नीचे आते और फिर गर्म होके फिर ऊपर जाते। तो देयर आर सर्टेन कन्वेक्शन सेल्स जो कि हम लोग बनते हुए देख सकते थे, है ना, अपने अर्थ पर। वैसे ही कन्वेक्शन सेल्स इस कन्वेक्शन जोन में बनते हैं। कन्वेक्शन जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ, यहीं से भाई साहब जो आपका सनस्पॉट है वो ओरिजिनेट होता है, याद रखना ओरिजिनेट होता है। लेकिन अब हमारे सन का लेयर खत्म हो गया, मतलब दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सन, दैट इज कोर, रेडिएटिव जोन और आपका तीसरा जो है वो कन्वेक्टिव जोन है। ये तीन ही इंटरनल सरफेस है। अब इसके बाद जब हम लोग सरफेस पर आते हैं तो सरफेस पर आपको सबसे पहले दिखता है क्या, एक फोटोस्फीयर। यहां पर देख सकते हो आप, ये फोटोस्फीयर वही है कि जो ओरिजिनेट हुआ था सन स्पॉट अभी कन्वेक्शन जोन में, अब ये फोटोस्फीयर पर प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है। सन स्पॉट क्या होता है, दे आर द डार्केस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विथ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा यहां पर होता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के ज्यादा होने की वजह से यहां से कई बार सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, बहुत ही बड़े साइज में। मतलब हो सकता है कि अर्थ से भी पता नहीं कितने गुना बड़े साइज के निकलते हो। तो इसीलिए ये हमारे लिए जो सनस्पॉट है ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ये कहां पर है भाई, फोटोस्फीयर में। अब जब इसके भी ऊपर जाते हैं तो हम लोग को एक और लेयर मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, अच्छा फोटोस्फीयर एक और चीज मैं बता देता हूं कि फोटोस्फीयर क्या चीज है। फोटोस्फीयर इज दैट पर्टिकुलर लेयर, जब भी अगर अभी आपके घर के बाहर आप निकलो, आसमान में देखो, सूरज अगर दिख रहा है, तो अगर आप अपनी नंगी आंखों से उसको देखोगे तो जो लेयर अभी के लिए आप देखते हो, आंखों में पानी आ जाएंगे, ज्यादा देर तक मत देखना या फिर मत ही देखना, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि जब भी आप उसको देखते हो तो जो लेयर आपको दिखता है वो कौन सा लेयर दिखता है, फोटोस्फीयर दिखता है। ये जो क्रोमोस्फीयर है इट इज विजिबल एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स। वो ना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, और उसी को हम, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने ऐसा पाया है कि जो टेम्परेचर है फोटोस्फीयर का वो कम है एज कंपेयर टू क्रोमोस्फीयर। हम लोग को लगता है कि भाई साहब कोर के जितने पास होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, बट ऐसा है नहीं। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कम है क्रोमोस्फीयर के टेम्परेचर से। और चौंका देने वाली बात यह भी है कि इसके आगे बढ़ते हो ना आप तो आपको मिलता है कोरोना। कोरोना एक ऐसा मतलब बिलियंस ऑफ किलोमीटर का लेयर है जो कि इस मतलब हीट ट्रांसफर करने का काम करता है। इसको भी हम लोग आउटर लेयर ऑफ द सन में ही काउंट करते हैं कोरोना को। और कोरोना का टेम्परेचर भाई साहब क्रोमोस्फीयर से भी ज्यादा है। तो यहां पर एक टेम्परेचर एनॉमली बनती है, और इसी को सॉल्व करने के लिए हमारा आदित्य L1 मिशन गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मिशन हैं, जैसे कि आपका पार्कर सोलर प्रोब था, अभी नासा का एक और मिशन हम लोग पढ़ेंगे, पंच मिशन। तो वो सारी चीजें यहां पर जा रही है, और सन के और डिटेल स्टडी के बारे में यहां पर हम लोग बात करते हैं। आदित्य L1 मिशन ने सोलर फ्लेयर कैप्चर किया। नाउ यू नो अबाउट द सन। तो यही सारी चीजें अब यहां पर एमिट हो रहा है। जैसे सोलर फ्लेयर है, सोलर फ्लेयर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हो रहा है, सन स्पॉट बढ़ गया होगा तो सोलर फ्लेयर ज्यादा निकलेगा। अब याद रखना कि जब भी ये सोलर फ्लेयर, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो सोलर फ्लेयर क्या है, एक सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ एनर्जी है ना। सन से बहुत सारी एनर्जी एक साथ एक थपके के तौर पर अर्थ के पास पहुंचती है, और अर्थ का जो भी कम्युनिकेशन लाइन होता है और साथ में सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स की रीडिंग्स होती हैं, ये सारे के सारी प्रॉब्लम सिचुएशन में आ जाती हैं, ये अफेक्ट होती हैं। तो इसीलिए हमारा आदित्य L1 मिशन इन चीजों को पढ़ रहा है, जिससे कि हम लोग अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम लोग थोड़ा सेव कर सकें। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देख रहे हैं सोलर फ्लेयर को कैसे पढ़ता है। तो आपको पता है कि जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो अपने साथ इंपॉर्टेंट 7 पेलोड्स के साथ गया है। ये 7 पेलोड्स जो हैं उसके कई सारे हैं, जैसे कि सूट है, सोलेक्स है, हिलियोस है। ये सारे के सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सन के अलग अलग पोर्शंस को स्टडी कर रहे हैं। कोई कोरोना की स्टडी कर रहा है, कोई कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी कर रहा है, कोई सोलर फ्लेयर की स्टडी कर रहा है, कोई सोलर विंड की स्टडी कर रहा है। सोलर विंड जो होते हैं वो एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जो कि सन से 24x7 आती रहती है हमारे अर्थ तक, तो उसको बोलते हैं सोलर विंड। सोलर विंड जो है वही रीजन है जैसे कि जिससे कि मरकरी के पास में अब एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वही सोलर विंड के ऐसे ही गस्त हैं जो कि पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को बहा ले गए। अर्थ का भी एटमॉस्फेयर को वो अफेक्ट करते, लेकिन अच्छी बात यह है कि अर्थ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर विंड्स को डेविएट करता है, इनसे
हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट करती है हमें, हम लोगों को, पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए। तो यहां पर अब इसीलिए सारी चीजों पर बातचीत होगी, हार्मफुल सोलर रेडिएशंस कैसे ब्लॉक हो पाएगा वगैरह वगैरह। तो अब सोलर फ्लेयर कर्नल जो है, इनका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है यार? देखो, वही है कि टेम्परेचर का जो धीरे धीरे इवोल्यूशन देखने को मिला है, जो भी अलग अलग लेयर्स हैं उनके बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो कोरोना है सन का, उसका टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग को जब ये मिलेंगे तो ऐसे नए इनसाइट्स के बेसिस पर हम लोग अपने स्पेस वेदर प्रेडिक्शन में और इंप्रूवमेंट लेके आ पाएंगे, और डेफिनेटली अपने सैटेलाइट और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अभी तक यहां पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि फाइंडिंग्स क्या क्या है भाई। अभी तक यहां पर आप देख सकते हो, सोलर सूट ने अभी अभी ये डिटेक्ट किया है कि एक्स 6.3 क्लास सोलर फ्लेयर है, बहुत इंटेंस कैटेगरी का माना जा रहा है, और इसने नियर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ रेंज में इसको रिकॉर्ड किया है, बहुत ही डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया है। और सन के अलग अलग एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग लेयर्स हैं उसमें फ्लेयर एनर्जी कैसे अलग अलग लेवल पर इंपैक्ट करता है, जैसे कि इसका अलग से जो आपका फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है, इन सब पर कैसे इंपैक्ट करता है, और कैसे सोलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है और सन से रिलीज होता है। तो ये सारी चीजों पर अब वो रिसर्च का बहुत सारा डेटा हमारे पास भेजने वाला है। तो अबाउट आदित्य L1 मिशन, ये सबको पता ही है यार कि 2023 में इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। 2023 में इसको जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, उनके स्पेस वेदर डायनेमिक्स, सोलर विंड, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, इसके साथ साथ आप फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, इन सब की स्टडी करो, इन लेयर की कॉम्पोजिशन की बात करो, जो और भी मतलब जितने भी इनसे रिलेशन है जो कि अर्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, इनके कम्युनिकेशन और हमारे सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम को, उनको जरा सा आप पढ़ो। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव के साथ इसको भेजा गया था। इसका प्लेसमेंट कहां पर है भाई? आदित्य L1 मिशन का L1 जो है वो नाम है लैग्रांज 1 पॉइंट। आप सबको पता होगा लैग्रांज 1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग बोलते हैं कि दो मासिव बॉडी है, अगर एक सन है और एक अर्थ है, इन दोनों का अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल है, और इसके लिए जहां पर भी ये ग्रेविटेशन दोनों का इक्वल हो जाता है, जहां पर जीरो हो जाता है, वहां पर हम इसको बोलते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल G इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? जीरो हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं L1। ऐसे ही ग्रेविटेशनल जीरो एक और भी जगह होता है अर्थ के इस साइड्स पर, जिसको हम लोग बोलते हैं L2। सिमिलरली एक इधर साइड पर सन के होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर L3। और कई बार इससे 60 डिग्री आगे जब आप बढ़ते हो, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो आपको मिलते हैं L4 और L5। ये पूरा अर्थ के ही ऑर्बिट में आपको देखने को मिलता है ना, ऐसा। तो इसी सेंस में आप L1, L2, L3, L4, L5 सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द 5 पॉइंट्स इन ए टू मासिव बॉडी जहां पर ग्रेविटेशन जीरो होता है ना। तो इसी इन्हीं रीजन्स में L1 जो है वो, चूंकि L1 सन का अनइंटरप्टेड व्यू हमें देगा, इसीलिए हमने इसको रखा है। अब ये कितने डिस्टेंस पर है मान लेते हैं, मानते हैं अगर ये अर्थ है और यहां पर ये L1 है, तो L1 का डिस्टेंस जो है वो 1% है सन के पूरे डिस्टेंस से। अगर हम लोग मानते हैं कि सन से पूरा अर्थ का जो डिस्टेंस है ये कितना है भाई? ये है 150 मिलियन किलोमीटर। तो जायज सी बात है कि यहां पर हम लोग कितना देख रहे हैं इसको? इसको देख रहे हैं 1.5 मिलियन किलोमीटर। इधर भी, और L2 का भी जो हम लोग देख रहे हैं, L2 बेसिकली आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसका प्लेसमेंट L2 पर रखा गया जिससे कि वो अनइंटरप्टेड स्पेस को देख सके, यूनिवर्स को देख सके। तो उसका भी 1.5 मिलियन किलोमीटर ही है। तो ये छोटी मोटी बातें थी, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है यार, सिग्निफिकेंस इसका आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं, है ना। अब इतनी सारी बातें पता चलेंगी तो मौज ही मौज है यार। चंद्रयान 5 की बात करते हैं। चंद्रयान 4 तो आया नहीं, 5 कहां से आ गया? देखो 4 की बात कर लेते हैं कि 4 बेसिकली क्या होगा हमारे लिए? एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा, है ना। सैंपल रिटर्न मिशन, सैंपल रिटर्न मिशन जो है ये जा रहा है 2027 में, और इसीलिए इसके बेसिस पर चंद्रयान 5 की बात हो गई है। चंद्रयान 5 बेसिकली इसरो और जापान मिलके एक जॉइंट मिशन भेज रहे होंगे, और इसके पास में यहां पर हम लोग 250 केजी का रोवर भेज रहे हैं, जो कि 25 केजी रोवर जो अभी गया है, रोवर अपना प्रज्ञान चंद्रयान 3 में, वो प्रज्ञान रोवर 25 किलो का था, उसका 10 गुना हम उसका वेट बढ़ा रहे हैं, जिससे कि और ज्यादा डिटेल्ड इंसाइट्स हम लोग सरफेस के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में ले सकें। और इसी के बारे में चंद्रयान 5 है। तो यू पीपल हैव ऑलरेडी नोन इट, मतलब कि इसमें कुछ खास नहीं, भी कुछ इतना इंफॉर्मेशन आया नहीं है सब चीजों के लिए। फिर आता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेमी क्रायोजेनिक इंजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 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 ये क्या हो गया? सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब क्योंकि देखो, सबसे पहले आप लोग समझना कि अभी तक हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन था। जब भी हम लोग जीएसएलवी की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? जीएसएलवी की बात करते हैं। जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल के 3 स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज 1 जो है वो सॉलिड फ्यूल्ड है,
जो स्टेज 2 है वो लिक्विड फ्यूल्ड है और स्टेज 3 जो है वो क्रायोजेनिक है। अब यहां पर क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? क्रायो वर्ड जहां पर भी इस्तेमाल होता है मतलब कि टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो यहां पर जो हमारे पास फ्यूल था और जो हमारे पास ऑक्सीडाइजर था, उन दोनों को हम लोग बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम करके रखते थे, -253 डिग्री सेल्सियस और -183 डिग्री सेल्सियस पर। ये दोनों के दोनों हम लोग ऐसे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को हम लोग साथ में लेके जाते थे क्रायोजेनिक इंजन के अंदर में। अब यहां पर CE2 C20 के नाम से था ये। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अब हम लोगों ने इसको सेमी क्रायोजेनिक बना दिया। सेमी क्रायोजेनिक का मतलब है कि जो यहां पर फ्यूल इस्तेमाल होता था, वो फ्यूल को भी हम इतना कम टेम्परेचर पर रखते थे, इसमें बहुत प्रॉब्लम है इसको इतने टेम्परेचर पर मेंटेन करना। अब हम लोग अपना एक स्पेशल ग्रेड केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो कि आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रहेगा। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा तो इसको कैरी करना आसान हो जाएगा। इससे मशीन की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ रही है। इसको हम लोग सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हम लोग अपने स्टेज 1 में भी कर सकते हैं। जब एकदम से लिफ्ट ऑफ चाहिए होता है, हैवी मास लिफ्ट ऑफ चाहिए होता है, तो उस टाइम पर भी हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लिफ्ट दे रहा है ये। दूसरा क्या है कि ऑक्सीडाइजर अभी भी -183 डिग्री सेल्सियस पर ही इस्तेमाल होगा, इसीलिए सेमी क्रायोजेनिक बोला गया है। तो आधा हिस्सा क्रायोजेनिक है और आधा हिस्सा नॉर्मल हो चुका है। इसी चीज पर अब हम लोगों ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की थी ना, तो उसमें टेस्टिंग का एक पहला उसूल है या फिर एक पहला स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, PHT है। इसको हम लोगों ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2000 के अंतर्गत हम लोगों ने इसको ऑपरेट करके सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया। ये एक प्रायर स्टेप है जिससे कि हम लोगों को पता चल पाए कि हाँ भाई अब अपना सेमी क्रायोजेनिक इंजन काफी हद तक तैयार हो चुका है। इसको 4.5 सेकंड तक हम लोगों ने फायर वायर करके देखा, सब कुछ सही जा रहा है। तो पहला सक्सेसफुल टेस्ट जुलाई 2023 में फेल होते हुए दिखा था हमें। यहां पर अब इसको हम लोग पहला सक्सेसफुल टेस्ट मान रहे हैं कि अब जाके 2025 में हम लोग को सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक बहुत ही शानदार तरीका मिला है। यहां पर आप देख सकते हो जो केरोसिन है वो RP1 के हिसाब से, यहां पर कुछ लिक्विड ऑक्सीजन है और केरोसिन, यहां पर दोनों को मिक्स करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए फ्यूल, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब इन सब का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि देखो SE2000 मतलब जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2000 है, इसका फायदा ये होगा कि एक तो चलो हम लोग इसको फर्स्ट स्टेज बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ही, और यहां पर हम लोग बना रहे हैं क्या, NGLV बना रहे हैं। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द PSLV नहीं, इन ऑर्डर टू रिप्लेस GSLV-2। एक्चुअल में हमारे पास जो अभी के सबसे कारगर हैं वो है PSLV इज द वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो। इसके बाद हमारे पास GSLV Mark 2, जो ये मार्क 2 है, यही बेसिकली हमारा अब NGLV से रिप्लेस होगा, क्योंकि इसके बाद जो GSLV Mark 3 था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी LVM-3 के नाम से हम लोग उसको मस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट पर। अब यहां पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है ब्लू घोस्ट मिशन। बस सुनते हैं एक बार, जरा पढ़ते हैं इसके बारे में, व्हाट इज दिस ब्लू घोस्ट मिशन। एक्चुअल में कुछ खास नहीं है, बहुत ही फर्जी आर्टिकल है ये। इसमें सुन बस ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से जान लो कि क्या है। सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी है US की जो कि मून पर अभी अभी लैंड हुई है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब इसके डिटेल्स पर कभी नहीं जाना, क्योंकि इसके डिटेल में कुछ है भी नहीं है ऐसा। इसका काम बस इतना है कि ये ना रोबोटिक ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करने गई है कि ड्रिल कितना अंदर कर सकती है, जिससे कि हम लोग मून के सरफेस कॉम्पोजिशन की स्टडी कर सके, दैट्स इट, है ना। इतना बहुत है इस आर्टिकल के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके पास कोई रोवर ओवर नहीं गया है ना, रोवर नहीं है इसके पास में। और कहाँ पर लैंड हुआ था, तो कोई मेयर क्रीजियम करके एक जगह है मून पर, और एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट है, वहाँ का गड्ढा है, और उसमें बेसाल्टिक लावा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भर चुका था, तो वहीं पर इसको लैंड कराया गया है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है स्फेरिक्स, है ना, स्फीयर एक्स जो है वो है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोक एंड री आयोनाइजेशन एंड ICES एक्सप्लोरर। इसको हम लोगों ने 28 फरवरी को भेजा है, नहीं आई थिंक ये गलत है डेटा। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, अभी थोड़ा देर पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा, याद आ जाएगा मुझे। तो बेसिकली क्या है कि ये ना 2 साल का मिशन है। देखो अभी हम लोग के पास में एक ऑलरेडी सैटेलाइट है इससे मिलता जुलता, जिसको हम लोग अभी लिख भी रहे थे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। देखो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काम है कि तुम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करो बहुत तगड़े तरीके से, और तुम छिपे हुए इंफॉर्मेशन को लेके आओ, मतलब क्लियर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन जो अब स्फीयर एक्स का काम होगा, स्फीयर एक्स का बहुत ही सिंपल सा काम है। जैसे मान लो कि हमारा अर्थ ये है और यहां पर हम लोगों ने कोई एक सैटेलाइट लॉन्च किया। अब इस सैटेलाइट के सभी दिशाओं में क्या है भाई साहब, स्पेस ही स्पेस है।
इन ऊपर भी जाएगा, नीचे भी देखेगा, सामने अगल बगल हर जगह देख रहा है ये। अब इसको क्या करना है, इस पूरे के पूरे स्काई को मैप करना है, बहुत ही तगड़े तरीके से मैप करना है, 3D मैप टाइप बनाना है कुछ। तो हम लोग का काम इससे यही है कि हम लोग एक्चुअल में ही देखना चाहते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले, तो अपने मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्मेशन के टाइम पर ऐसा कौन कौन सा जगह था जहां पर लाइफ बनने की क्षमता बढ़ी। एक तो चलो अर्थ है अपने पास में, बट इसके बियॉन्ड और कहां कहां पर वो लाइफ के जर्मिनेशंस को हम लोग देख सकते हैं। वो कंपोनेंट की तलाश में हम लोगों ने स्फीयर एक्स करके एक नासा का मिशन देख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया था। अब ज्यादातर जानते हो आप लोग, लॉन्च वॉन्च स्पेसएक्स का ही लॉन्च व्हीकल से हो रहा है ना। तो यहां पर आप देखना कि ये बेसिकली क्या है, फुल स्काई सर्वे है, बहुत हाई रेजोल्यूशन में ये सारे के सारे अलग अलग कलर्स के मैपिंग जोन को इस्तेमाल करते हुए ये 102 इंफ्रारेड कलर्स का इस्तेमाल करेगा। 6 महीने के अंदर अंदर ये इंफ्रारेड और ऑप्टिकल लाइट डिटेक्ट करते हुए बहुत सारे डिस्टेंट गैलेक्सीज, स्टार फॉर्मेशन, कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स, इन सब का इस्तेमाल करके 450 मिलियन गैलेक्सीज को मैप करने की बात कर रहा है ये। और साथ ही साथ ये भी देखेगा कौन कितना फ्लैट है, कितना कर्वेचर है अपने इस पूरे ब्रह्मांड का। बायोजेनिक मॉलिक्यूल कहीं पर भी मिलता है, जैसे वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उन सब का भी मिल्की वे में ये पूरा तलाश करके हमें देगा। तो वही चीज है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हम लोग को कहां कहां पर मिल सकती है, उसके बारे में, हैबिटेबल प्लैनेट के बारे में ये सब की बात ये कर रहा है नॉर्मली। अब अगला आता है नासा का पंच मिशन, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र भी कर रहा था। तो नासा का जो ये पंच मिशन है, अगेन ये सोलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में पढ़ने के लिए एक नया मिशन है, उसको भेजने की बात हो रही है। इसको 11, अच्छा ये 28 फरवरी था, वो 28 फरवरी सही है भाई, ये 28 फरवरी नहीं है, ये 11 मार्च 2025 को गया है। अब यहां पर बेसिकली पंच मिशन जो है ये भी स्पेसएक्स से ही लॉन्च किया गया है और 4 छोटे छोटे सैटेलाइट्स इसमें लगा दिए गए हैं। इसका बेसिक जो पंच है, पंच का यहां पर मतलब लिखा हुआ था, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो, यहां पर पंच 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 कहां गया भाई, पंच का पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ था यार एक जगह, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, बस मुझे नहीं दिख रहा होगा। ये है पोलारीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, है ना, फुल नेम इसका यही है। तो दोनों चीजों को इस्तेमाल करेगा, 3D स्टडी कर रहा है पोलराइज लाइट की मदद से, है ना। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई 3D स्टडी कर रहा है पोलराइज लाइट की मदद से, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और वही है, सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शंस को पढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी। फिर आगे आपका स्टार लाइन मिशन। स्टार लाइन मिशन बेसिकली क्या है, एक ना बोइंग कंपनी आप लोगों को पता होगा, तो यहां पर सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर, आप सबको पता है कि भाई साहब पता नहीं कितने महीनों से ये सुर्खियों में बने हुए हैं कि ये फंस गए हैं इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये लोग 5 जून 2024 को गए थे, ये बोल के कि भाई 8 दिन का अपना मिशन है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके वापस आ जाएंगे। बट चूंकि बोइंग का जो ये स्टार लाइनर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके वजह से ये लोग नीचे नहीं आ पाए, अब अटक गए। तो हमारे पास कोई कंपैटिबल स्पेसशिप नहीं था जिसके बेसिस पर हम इनको वापस लेके आ पाए। तो बहुत बहुत टाइम लग गया, बट स्टिल स्पेसएक्स ने इस पे डेफिनेटली वर्क किया और उसने अपना ड्रैगन कैप्सूल, अभी क्रू ड्रैगन कैप्सूल को अभी भेजा था, जिससे सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर को नीचे लेके आ गया, लाया गया। तो यही बोइंग स्टार लाइनर की बात कर रहा है। वैसे तो इसके बारे में यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं, इट्स जस्ट अ फेलियर। तो CST-100 जो है वो क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन क्रू कैप्सूल था, उसके भी जैसे हमारे गगनयान मिशन की बात होती है ना, जिसमें एक क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल होता है, वैसे यहां पर भी एक क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल में जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, और सर्विस मॉड्यूल जहां पर ये पूरा पावर हाउस, स्पेसक्राफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोपल्शन, ये सारी चीजें जहां पर देता था। तो वही है कि स्टार लाइनर मतलब ऑब्जेक्टिव इसका यही था, टू टेस्ट हाउ वेल स्टार लाइनर परफॉर्म्स इन स्पेस। लेकिन भाई साहब बहुत ही बुरा काम करता है ना, इसकी बात तो हो गई है। अगला है आपका टाइपोनिमस डिसीज। टाइपोनिमस डिसीज क्या होता है, मैं आपको सबसे टोपोनिमस डिसीज, टोपोनिमस डिसीज सबसे पहले क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है आपका, कहां गया भाई, कहां गया, ये सबसे पहले आप लोग पढ़ो कि टोपोनिमस बेसिकली एक ऐसा डिसीज, एक ऐसा नेमिंग कल्चर है ना, नोमेनक्लेचर का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी प्रकार के एक प्लेस, कोई एक फॉरेस्ट, या फिर कोई जानवर, या फिर कोई वेदर, या कोई लोकेशन, ऐसे कोई भी लोकल चीज से जहां पर हम लोग को रिलेशन मिलता है, उसके बेसिस पर उसका नामकरण कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बता देता हूं, जैसे कि हम लोगों ने इबोला वायरस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो इबोला नाम है ना, ये आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की एक नदी है इबोला।
वहां पर चूंकि इस डिसीज को सबसे पहले 1976 में आइडेंटिफाई किया गया था, इसीलिए इसका नाम इबोला रख दिया गया। अब सोचो कि अगर कोई इबोला वायरस सबको पता है, अब इबोला रिवर की इज्जत कोई करेगा कभी भी? वो अरे यार यही रिवर में तो ये वायरस मिला था, भले वहां से मिला ना हो, वो कॉज भी ना हो, लेकिन चूंकि उसका नाम पड़ गया है तो वो बदनाम हो गया। ऐसे ही चीजों को हम लोग टोपोनिमस डिसीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लेक्टेमेस है, NDM1, ये इंडिया में डिस्कवर होता है इसलिए इसका नाम रख दिया, न्यू दिल्ली के नाम पर रख दिया गया। स्पेनिश फ्लू जो है, स्पेनिश फ्लू, अब ये स्पेन में हुआ था, बट 1819 और 1920 के बीच में देखना था, लेकिन मतलब ये कभी भी स्पेन में ओरिजिनेट नहीं हुआ था। हाँ, पहला केस वैसे यहां भले मिल गया होगा, बट वही चीज है कि बदनाम है स्पेनिश फ्लू जो है, वो लगता है हम लोग को कि हाँ स्पेन की देन है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप यहां पर देखो जीका वायरस। जीका वायरस जो है वो उगांडा का जीका फॉरेस्ट है, वहां से इसको लिया गया है, और यहां पर एक रीसस मंकी था, मतलब उसके नाम पर पड़ा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक नाम मंकी पॉक्स जो है वो काफी फेमस हुआ था। तो अब मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स नहीं बुलाते हैं, है ना, अब हम लोग क्या बुलाते हैं उसको? अब हम लोग बुलाते हैं उसको एम पॉक्स, क्योंकि बंदरों से फिर ना चिढ़ मच जाएगी कि अरे इनके वजह से वो इनको छुएंगे तो हमें वो पॉक्स निकल आएंगे। तो वो चीज जो है ना नहीं होना चाहिए। इसी चीज को रोकने के लिए ये पूरा आर्टिकल यहां पर लिखा है कि द नोमेनक्लेचर मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स। और इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि देखो, सबसे पहले तो यही समझ लो कि एक किसी भी पर्टिकुलर डिसीज का नामकरण होता कैसे है। यहां पर एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज आता है जो कि WHO के द्वारा मैनेज किया जाता है। यही कई सारे बेसिस पर नए नए बीमारियों के नामकरण करता है। अब ये इस बात का ध्यान देता है कि भाई साहब जो भी बीमारी हो वो थोड़ी यूनिक लगे, लोगों को अवेयरनेस के लिए उसका नाम थोड़ा सही हो, इजी हो लेने में, और कहीं पर पॉलिटिसाइजेशन जो है वो सारी चीजें ना देखने को मिले। जैसे कि एक रीटर सिंड्रोम था। रीटर सिंड्रोम जो है वो हैंस रीटर करके एक जर्मन फिजिशियन थी। बाद में पता चला कि भाई उनका जो एसोसिएशन है वो नाजी आइडियोलॉजी से मिल रहा है, और उन्होंने बहुत सारे मेडिकल हिस्ट्रीज में अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए थे, इसीलिए इनका नाम बदल दिया गया। अब रीटर सिंड्रोम का नाम बदल दिया गया, अब ये रिएक्टिव अर्थराइटिस हो चुका है। तो वही चीज है कि ये जो गवर्निंग बॉडी है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ICD, ये बेसिकली नाम बाद में बदल भी सकता है, लेकिन वही है कि शुरुआती दौर पर इसको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यही पूरा आर्टिकल इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। फिर यहां पर अगला आर्टिकल जो है वो है मेलियोइडोसिस डिसीज। अब ये क्या चीज है यार? एक प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बारिश के मौसम में, मतलब मॉनसून टाइम में, ओडिशा के आसपास वाले रीजन्स में ज्यादा स्प्रेड होते हुए दिखाई देता है। इसको हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज या फिर कभी कभी विटमोर्स डिसीज के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये बेसिकली पैदा कहां से होता है? जो सरफेस वाटर है वहीं से ये पैदा होता है। एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं बिरखोल्डेरिया सूडोमेलाई, है ना। अब पता नहीं, ये सब याद वाद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सूडोमेलाई फैमिली का आप देख सकते हो यहाँ पर। तो बेसिकली वही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सदर्न चाइना, हांगकांग, ताइवान, इन सब रीजन में ज्यादा फैलता है। अब यहां पर ये भी देखना कि इंसान और जानवर दोनों ही इससे अफेक्ट हो सकते हैं। इनहेलेशन, इंडाइजेशन और डायरेक्ट कांटेक्ट अगर किसी कंटेमिनेटेड सॉइल या वाटर के साथ होता है तो ये फैल सकता है। और इसका स्प्रेड जो है वो बेसिकली मॉनसून सीजन में इसलिए फैलता है क्योंकि जो पानी का इन्वायरमेंट है वो इसके ग्रोथ को एग्रीवेट करता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि उस टाइम पर गर्मी रहती है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है। और लास्ट में आप क्लाउड कवर देखो, क्लाउड कवर जब बादल घेर घार छाया होता है तो उस टाइम पर सनलाइट प्रॉपर तरीके से आती नहीं है, जिसके वजह से सनलाइट में भी ऐसे ही बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सारे हार्मफुल रेडिएशंस उस पे ऊपर कभी आते नहीं, इसलिए वो और तेजी से जिंदा रह जाता है। बेसिकली याद रखना है कि ये 40 से 60 साल के लोगों को ज्यादा होता है, 15 साल से कम बच्चों को तो यूजुअली रेयरली ऐसा प्रॉब्लम कभी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। फिर हम लोग यहां पर नेक्स्ट देखते हैं शिंगल्स डिसीज। शिंगल्स डिसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक बात यहां पर समझनी चाहिए कि शिंगल्स डिसीज जो है ना, ये 50 साल या फिर उससे जो उम्र दराज के लोग होते हैं ना, उनको होती है शिंगल्स डिसीज। लेकिन ये कोई शिंगल डिसीज जो है ना, ये कोई नई नवेला वायरस नहीं है। ये वायरस का अगर आप नाम देखोगे ना शिंगल डिसीज का, तो ये हर्पिस जोस्टर है। हर्पिस जोस्टर ये वही वायरस है जो चिकन पॉक्स कराता है ना। ये बेसिकली वही है जो कि ब्लिस्टर दिलाता है स्किन पर, लाल लाल जो वो होते हैं ना। देखो ये वेरिसेला जोस्टर, सेम वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स। तो ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये बेसिकली होता क्या है कि जब भी मान लो किसी को चिकन पॉक्स हुआ, जैसे कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ है बचपन में,
तो अब जब मैंने वैक्सीनेशन या फिर जो भी दवाइयां ववाइयां खा के किस तरीके से चिकन पॉक्स ट्रीट हो गया था उस टाइम पर, लेकिन ये चिकन पॉक्स वायरस आज ही मेरे शरीर में होगा, डोरमेंट स्टेज पर होगा, ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक मेरे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। ये ऐसे ही डोरमेंट स्टेज पर भाई साहब पूरे लाइफ टाइम रहता है, और जब बुढ़ापे में इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है ना, तब ये अपना असली रूप वापस से दिखाता है, और फिर उस केस में वापस से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्किन रैशेस वगैरह वापस से डेवलप होने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, शिंगल्स बोलते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक शिंग्रिक्स वैक्सीन अवेलेबल है। तो सबसे प्रॉब्लम की बात यह है ना कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, शिंगल्स डिसीज के बारे में वो परेशान रहते हैं, बट अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है इस बीमारी को लेके। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल था कि पोस्ट थेरेपिक न्यूरैल्जिया सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, एक लॉन्ग लास्टिंग नर्व पेन है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, और कंटेगियस नहीं है, मतलब एक दूसरे से ये फैलती नहीं है ना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ये जरूर है कि ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इट कैन स्प्रेड टू इंडिविजुअल्स हु हैव नेवर हैड चिकन पॉक्स। उनको ये हो सकता है जिनको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, तो दोनों को हो सकता है, जरूरी नहीं जिनको चिकन पॉक्स है सिर्फ उन्हीं को शिंगल्स हो। अगला आर्टिकल जो है हमारा है बैक्टीरिया बेस्ड कैंसर थेरेपीज। अब देखो, कैंसर को फाइट करने के लिए आए दिन नए नए कुछ ना कुछ मतलब तरीके निकलते रहते हैं। ये तरीका कोई नया नहीं है, बल्कि रिवाइव कर रहे हैं अपने पुराने तरीके को वापस से रिसर्च में। एक्चुअल में हुआ क्या था कि शुरुआती दौर पर हम लोग किसी एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते थे हमारे कैंसर ट्यूमर्स को मारने के लिए। तो कैंसर ट्यूमर्स, जहां पर भी हमारे शरीर में ट्यूमर बनता है ना, आप देखोगे वहां पर ना, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम पहुंच रही होगी, वहां का टेम्परेचर रिलेटिवली अपने बॉडी से थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, या फिर वहां पर ऐसे कुछ कंडीशंस होंगे जो कि हमारे लिए तो एडवर्स होंगे, लेकिन किसी बैक्टीरिया के फलने फूलने की सबसे बेस्ट जगह हो सकती है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये कई बार ट्यूमर सेल्स को खाना शुरू कर देता है, और कई बार जो हमारे ऐसे कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो हमारे इम्यून सिस्टम को उस पर्टिकुलर रीजन के लिए हाइपर एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल्स को मार डालता है। ये सारी बातें कोई नई नहीं पता चल रही है हम लोग को, ये बहुत पुराना खेल है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये 1860s का टाइम है, जब विलियम बी कोले ने, फादर ऑफ इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं इनको हम लोग, इन्होंने ही इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। उस टाइम पर उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था ट्यूमर के श्रिंकेज के लिए, और बहुत सारे केसेस, 1000 पेशेंट से ज्यादा इन्होंने काफी हद तक ट्रीट किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कीमोथेरेपी आ गया, रेडियोथेरेपी आ गया, और ये सब ऐसे एकदम फलाना ढिमकाना टाइप के एकदम शोषा वाले सारे के सारे एकदम ट्रीटमेंट हो गए, तो लोगों का ध्यान जो है वो हमेशा इधर तरफ डाइवर्ट हो गया। बट ये आर्टिकल इसी बारे में वापस बताता है कि भाई साहब, दिस इज अगेन अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, कि बैक्टीरिया की मदद से हम लोग कैंसर को भी मार सकते हैं। आपको रीजन भी समझ में आ गया कि क्यों मार सकते हैं। तो वही सारी चीजें यहां पर लिखा है कि यहां पर आप देख सकते हो, अगर बैक्टीरिया एक बार इनसाइड चला गया तो ये ट्यूमर सेल्स को तो डायरेक्टली मार ही सकता है, साथ ही साथ यहां पर आप देखोगे कि इम्यून सिस्टम को भी अटैक, उसका जो कैंसर अटैकिंग कैपेबिलिटी है उसको भी वो इंक्रीज कर देता है। ट्यूमर स्पेसिफिक एडवांटेज क्या होता है इसका, ट्यूमर स्पेसिफिसिटी है कि भाई साहब जहां जहां ट्यूमर है सिर्फ वहीं वहीं बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से काम करेगा। इम्यून एक्टिवेशन बढ़िया हो ही जा रहा है। मिनिमल साइड इफेक्ट्स है भाई साहब, कोई मतलब ऐसा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी टाइप तो दिक्कत नहीं है, इतनी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल देखो, और मतलब एडाप्टेबिलिटी का आपको यहां पर एक अच्छा मिल जाएगा कि देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन सब कुछ विन विन सिचुएशन टाइप ही नहीं है, इसको बंद करने का और भी रीजन कुछ हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्फेक्शन का रिस्क होना, जब भी हम लोग लाइव बैक्टीरिया का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने शरीर पर कर रहे हैं तो कोई और प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके आजू बाजू कोई और हेल्दी सेल्स डैमेज हो सकते हैं। कंटैमिनेंट इशू वही है आपका, बियॉन्ड ट्यूमर भी जा सकता है। माइक्रोबायोम जो आपके ऑलरेडी शरीर के अंदर में है, उनसे उनका फाइट सीधे सीधे हो सकता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है फर्दर वीक हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही अनसर्टेनिटी है कि मतलब कि ये मैक्सिमम एफिकेसी कब देगा, इसके ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी स्टिल दैट कैन बी रिसर्च्ड। तो फ्यूचर प्रोग्रेस में हम लोग डेफिनेटली इसको पर्सनलाइजेशन की ओर, रेगुलेशन की तरफ थोड़ा सा अगर क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह और अच्छा इंप्रूव करेंगे तो हम लोग को एक बेहतर सोल्यूशन यहां से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। दिस इज व्हाट आर्टिकल सेज। फिर अगला आर्टिकल है हमारा ट्रांसजेनिक रिसर्च। अच्छा, सबसे पहले आपको एक वर्ड जो ट्रांस मतलब है, ट्रांस मतलब होता है वन टू एनदर, वन टू एनदर। ट्रांस मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो
ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है? ट्रांसजेनिक, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के किसी भी एक सेल में इसका जो भी अंदर का डीएनए है, अगर इसके अंदर हम लोग किसी भी प्रकार से किसी दूसरे स्पेशी का डीएनए इसके अंदर में इंसर्ट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बुलाने लगेंगे। मतलब कि ये ट्रांसजेनिक तभी कहलाएगा जब इसके जीनोम में किसी दूसरे स्पेशीज का जीन शामिल होगा, है ना। ये बात बिल्कुल तय है भाई, ट्रांसजेनिक रिसर्च के लिए बिल्कुल फिट है आपके लिए, ठीक है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो यूएसए के प्रेसिडेंट साहब ने उन्होंने एक यूएसए गवर्नमेंट ऑन ट्रांसजेनिक रिसर्च प्रोजेक्ट पर एक कंसर्न जताते हुए बोला है कि भैया ये सब वेस्टफुल स्पेंडिंग कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है इन सब का। तो उसी के बारे में बताया कि भाई साहब इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोई भी मतलब ट्रांसजेनिक को कैसे, ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करता है कि हुज जीनोम हैज बीन ऑल्टर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ ली भाई साहब। जरा हम लोग इस आर्टिकल को थोड़ा सा और फर्दर प्रोसीड करते हुए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है इस पूरे प्रोग्राम का इन ऑर्डर टू मॉडल डिसीजेस, है ना, जीन फंक्शन के बारे में और कुछ नए जीन एडिटिंग टूल्स के बारे में सोचना समझना। जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी प्रकार के अभी बीटी कॉटन्स बनते हैं, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक फंडा ही ट्रांसजेनिक है। तो जितने भी आप जीएम क्रॉस, बीटी कॉटन, जीएम रबर या फिर डीएमएच11, ये सब के सब जितने भी आप देख रहे हो, इन सब के सब जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के अंतर्गत ये सब में ट्रांसजेनिक मटेरियल ही बना रहे हैं। तो वही चीज है कि ये कोई फालतू की बात नहीं है, हाँ, ये ड्रग डेवलपमेंट में काम आ सकता है, अल्जाइमर डिसीज, कैंसर जैसे डिसीज को ट्रीट करने काम आ सकता है, एनिमल मॉडल्स बना सकता है ये, है ना, कि ऐसे ह्यूमन जीन्स को डेवलप कर सकता है जो कि मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो ह्यूमन के ऑर्गन्स को मिमिक करे और इसके बेसिस पर जो भी ड्रग ट्रायल्स के थ्रू एनिमल टेस्टिंग होती है उनको रिड्यूस कर सके। साथ ही साथ कई बार हम लोग का मेडिसिन फॉर्मेशन, तो मतलब ये चलो एक बात तो हो ही गई हम लोगों ने कि मेडिसिन फॉर्म करते टाइम इसका काम कर लिया। फिर इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत उपयोग हो सकता है। जैसे कि आज के डेट पर हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि हम किसी दूसरे स्पेशीज से पिग का हार्ट, पिग की किडनी, चिंपैंजी का हार्ट, इन सब का हम लोग ट्रांसप्लांटेशन इंसानों के ऑर्गन्स के प्लेस पर करते हैं। तो इन सब में भी काफी ज्यादा फायदा यहां पर ट्रांसजेनिक इस रिसर्च पर होता है। लाइफ स्टॉक इंप्रूव करने में, बायो रिएक्टर्स मतलब कि कोई नया बायोफ्यूल खोजने में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऐसा मतलब काम, मतलब फायदे तो बहुत सारे हैं। ये कहना गलत होगा कि भाई साहब इन सबको फालतू में आप इस्तेमाल करो, मतलब इन सबका फालतू का पैसा जा रहा है। अगला आर्टिकल जो है वो है नॉन ब्राउनिंग जीन एडिटेड बनाना। एक तरीके से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना की बात कर रहे हैं, जीएम बनाना की बात कर रहे हैं। तो जीएम बनाना में बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोटीन है ना, इसमें एक प्रोटीन है जो कि इसको ब्राउन तरफ कर देता है, मतलब कि इसको धीरे 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 पहले हरे से पीला, पीला से भूरा कर देता है ना, ऐसा समझ लो आप। एक ऐसा प्रोटीन है जो कि तुरंत के तुरंत इसको सड़ा देता है और ये जब सड़ने लगता है तो बेसिकली उसी चीज को रोकने की बात हुई कि ब्राउनिंग जो है अगर हमने कम कर दिया तो हम लोग केले की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये जीएम क्रॉप, ये जीएम बनाना जो है, ये बेसिकली इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इवन अगर तुमने इसको छील भी दिया है ना, केले को छील दिया, उसके बाद भी 12 घंटे तक ये फ्रेश रह सकता है। अभी तो आपको पता ही है जैसे आप छीलते हो तुरंत ही केला जो है वो बिल्कुल खराब सा हो जाता है, आप उसको 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद नहीं खा सकते हो। तो यही सारी सिचुएशंस की बात हो रही है यहां पर। हम लोग शेल्फ लाइफ, नेचुरल डिसीज रेसिस्टेंट, इसके यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं। यही सारे कंडीशंस हम लोगों ने यहां पर दिए हैं। अब यहां पर हम लोगों ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो दोनों जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन दोनों टेक्निक्स हैं यहां पर। क्रिस्पर का इस्तेमाल करना मतलब कि जीन नॉकआउट का इस्तेमाल करना, और जीन साइलेंसिंग टूल जैसे कि जीन एडिटिंग इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग का इस्तेमाल करना मतलब कि जीन नॉकडाउन का इस्तेमाल करना। दोनों ही तरफ से, एक तरफ हम लोगों ने कुछ खराब जीन्स को निकालकर फेंक दिया और कुछ जीन को हम लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया कि नाउ दे विल नेवर बी कोडिंग प्रोटीन्स आउट ऑफ इट। तो यहां पर जब एक जो प्रोटीन की बात करते हैं वो है पीपीओ, ये है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, यही है जो कि बनाना को ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर रहा था। अब यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि देखो राइपनिंग प्रोसेस को अगर स्टॉप कर देंगे तो भी दिक्कत है। अगर हम लोगों ने ऐसे किसी प्रोटीन के साथ छेड़छाड़ किया जो कि उसको ब्राउन नहीं कर रहा है तो साथ में कच्चा केला ही, मतलब केला कच्चा ही रह जा रहा है, हरे का हरा ही रह जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी अपना काम नहीं बनेगा। तो हम लोग बहुत ही मतलब अलग तरीके से काम कर रहे हैं इस पे कि भाई साहब ब्राउन नहीं होगा, राइपनिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा लेकिन ब्राउन नहीं होगा। मतलब इससे क्या होगा, हम लोग फूड वेस्टेज को कम कर सकते हैं 25% तक। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो ब्राउन नॉन ब्राउनिंग बनाना जो होते हैं ना, ये CO2 एमिशन में काफी हद तक हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। और
आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो यहां पर पीपीओ की बात कर रहे हैं ना, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सेब में पाया जाता था, आर्कटिक सेब में। तो उसको फिलीपींस के अंदर में देखोगे तो ऑलरेडी यूएस में 2017 से और फिलीपींस में ये जीन एडिटेड बनाना, दोनों में पीपीओ वाला ही प्रोटीन था जो कि इसको जल्दी खराब करता था, और इसको हटा के वहां पर ऑलरेडी कॉमर्शियल अप्रूवल्स उनके सेल के लिए मिल चुका है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया में अभी ये सब चीजें नहीं आई हैं। आपको पता है कि इंडिया में ये सब चीजों का आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है भैया क्या ही खा रहे हैं हम लोग, और रूमर्स ज्यादा फैलते हैं इंस्टीड ऑफ करेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज। तो यहां पर अगर पीपीओ की बात कर रहे हैं, वही कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब प्लांट अपने स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं तो ऐसे प्रोटीन्स को और तेजी से रिलीज करके वो लोग ब्राउनिंग कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट ऑफ डीएनए। अब देखो ये अल्ट्रा कंजर्व्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट, मतलब कि इसको हम लोग बोल रहे हैं यूसीई। ये मान लेते हैं कि हमारा अगर कोई जीनोम है, जीनोम, तो इस जीनोम के अंदर में देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स, ऐसा बोला जा रहा है कि जो कि पिछले 80 मिलियन सालों में उन जीन्स में कोई चेंजेस ही नहीं आए हैं। तो साइंटिस्ट लोग का यह मानना है कि देखो वैसे तो जेनेटिक चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब कि 80 मिलियन साल नहीं लगते, मुश्किल से 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल, 10,000 साल में चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन 80 मिलियन साल से अगर हमारा शरीर किसी भी एक पर्टिकुलर जीनोम के हिस्से को सेम टू सेम रख रहा है, इसका मतलब है कि उसका कोई बहुत ही तगड़े टाइप का कुछ तो फंक्शन होगा, इसीलिए बॉडी उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसको चेंज नहीं होने देना चाह रहा है। और इन्हीं सब चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी करा के देखा गया कि ऐसे यूसीई को जब आइडेंटिफाई किया गया, उसको इंसानों में, चूहों के अंदर में, ऐसे जगहों पर जब आइडेंटिफाई किया गया, तो ऐसे हम लोग को लगभग 200 बेस पेयर लॉन्ग का ऐसे ही टिपिकली ये यूसीईज मिलते हैं, जो कि मतलब हर इंसानों में वो 100% आइडेंटिकल है, सभी इंसानों में 100% आइडेंटिकल हैं, और वो पिछले 80 मिलियन सालों से बदलाव ही नहीं कर रहे हैं। तो उन पर ही एक्सपेरिमेंट होने की बात हो रही है कि भैया थोड़ा सा देखते हैं। वैसे तो देखो जो हमारा जीनोम होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो वाला हिस्सा जो कि मान लेते हैं कि जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है, इनको हम लोग बोलते हैं कोडेड डीएनए या फिर कोडेड जीन। और एक होते हैं नॉन कोडेड जीन, जो कि जिसके इंफॉर्मेशन से कभी भी प्रोटीन कोड नहीं होता है। तो जो यूसीईज हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज कोडेड एंड नॉन कोडेड जीन्स, इसमें दोनों ही चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग अब सोच रहे हैं कि यार देखो अभी तक हम लोग के लिए जो नॉन कोडेड टाइप का ये जो जीन था, हमें लगता था कि भाई इसका कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन मे बी पॉसिबल कि इसके लिए बहुत तगड़ा कुछ इंफॉर्मेशन छिपा हो और हम लोग अभी उसको डिराइव ना कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट ऑफ डीएनए दिस आर्टिकल सेज, है ना। इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। यहां पर अब कुछ चीजों के बारे में लिखा है कि ना यूसी को रेगुलेट करने वाले प्रोटीन को अगर चेंज किया गया, जैसे कि यहां पर एक प्रोटीन था, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये ट्रैटूबी, ये ट्रांसफॉर्मेशन टू बीटा करके एक माइस के अंदर में एक प्रोटीन है, उसको जब हम लोगों ने काट दिया, खत्म कर दिया ना, तो कुछ ऐसे ऐसे प्रोटीन का प्रोडक्शन शुरू हो गया जिससे कि उस चूहे की मौत हो गई। मतलब कि हमारा शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पर्टिकुलर वाला हिस्सा हमारे शरीर से कभी भी निकाला जाए। तो लोग इसीलिए उसके बारे में और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीई जो है ये क्यों अपनी बॉडी इतने दिनों से इसको कंजर्व करके रखना चाहती है, इसके पीछे और क्या रीजंस हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है यूसीईज की पता चल रही है, जैसे कि इसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस कुछ हो सकता है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की भाई साहब 80 मिलियन का पूरा जो आपका पूरा जो एक लीनिएज रहा है वो आप ट्रेस कर सकते हो। जेनोमिक लोकेशंस आपके लिए और भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि कौन से हिस्से पर ये सारी बातें हम लोग करते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ यूसीईज की बात अगर हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ यूसीई की बात अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक्स और सिस्टमैटिक्स में आप लोग इसका इस्तेमाल देख सकते हैं कि कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वगैरह निकालना है तो उसके लिए देख लो आप। कंपैरेटिव जेनोमिक्स में हम लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद ह्यूमन डिसीज रिसर्च वगैरह में हम लोग इसका काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका बोस मेटल, है ना। क्या है ये बोस मेटल? क्या एक नई बला का नाम आ गया भाई। देखो सबसे पहले बोस मेटल मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोस मेटल का आज तक हम लोग कोई एप्लीकेशन ही नहीं फाइंड आउट कर पाए। देखो हम लोग को क्या क्या पता है, एक हम लोग को पता है मेटल और एक हम लोग को पता है सुपर कंडक्टर। दोनों में अंतर क्या है? देखो नॉर्मली अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं ना, इधर साइड में हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर और इधर साइड में हम लोग लिखते हैं रेसिस्टेंस। तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं, अगर तुम उसको 0 केल्विन तक ठंडा कर भी दोगे तो भी उनके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस बचा रह जाता है ना।
कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस बचा रह जाता है। लेकिन जो हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स ऐसे नहीं होते। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं, अगर आप उनको माइनस टेम्परेचर पर लाते रहोगे तो 0 केल्विन पहुंचने से पहले ही उनका रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहां पर क्या है भाई, रेसिस्टेंस क्या है, 0 है। और यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये 0 केल्विन है, मतलब कि एब्सोल्यूट 0 है। और ये मान लेते हैं कि कोई 50 केल्विन है, तो 50 केल्विन तक आते आते मतलब -223 डिग्री सेल्सियस पर आते आते ही इसने रेसिस्टेंस 0 कर दिया। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दीज आर द सुपर कंडक्टर। अब वेयर इज दिस बोस मेटल लाइस? बोस मेटल इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई साहब देखो, मैं तुम्हें इतना जल्दी रेसिस्टेंस 0 भी नहीं दिखाऊंगा, और जो नॉर्मल मेटल इतना ज्यादा रेसिस्टेंस दिखाते हैं इनफैक्ट ऑन 0 केल्विन एज वेल, मैं वो भी नहीं दिखाऊंगा। मैं बीच का एलिमेंट हूं, मैं कुछ ऐसा रहूंगा। जब ऐसा रहूंगा, इसी एलिमेंट को क्या हम लोग बोल रहे हैं भाई, बोस मेटल बोल रहे हैं। दैट्स इट। अब भाई साहब इनका क्या इस्तेमाल है? अब ये तो पता चल गया कि हमारे नॉर्मल मेटल से ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा कंडक्टिंग होंगे, लेकिन सुपर कंडक्टर नहीं है ये, है ना, इसीलिए इसका कोई भी इस्तेमाल अभी तक हम लोग निकाल ही नहीं पाए। तो बस बोस मेटल क्या है, एक बीच का कड़ी है सुपर कंडक्टर और मेटल के बीच का, बस इतना ही पता अगर आपको होगा तो दैट्स इट, इतना ही बहुत है। और अभी अभी क्या हो रहा है कि बोस मेटल की जैसा नियोबियम डाइसेलेनाइड करके एक एलिमेंट है, चाइना और जापान के लोगों ने मिलकर इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट फाइंड आउट किया था। तो बस इतना ही है ना, इसमें कुछ खास चीजें हमारे पढ़ने की है नहीं, तो इसको भी आप बिल्कुल से इतना ही तेजी से अवॉइड कर सकते हो। अगला है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। देखो माइक्रो प्रोसेसर जो है, अभी इसरो ने सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो है SCL, वहां पर चंडीगढ़ में है ये, वैसे उसने कुछ सेमीकंडक्टर्स लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने कुछ यहां पर माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए हैं। इसका नाम है विक्रम 3201। यहां पर क्या है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। यहां पर जो 3232 नंबर है, ये इसके 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की तरफ इशारा करता है। अभी माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होते क्या है, देखो, दीज आर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बहुत सारे ऑपरेशंस में ये आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म करते हैं। और बेसिकली जो कल्पना और विक्रम की हम लोग बात कर रहे हैं, these both of the microprocessors will be used for space satellites। अब देखो, जब भी हम लोग स्पेस सैटेलाइट्स की बात करते हैं ना, तो वो हमारे नॉर्मल जमीन पर रहने वाले माइक्रो प्रोसेसर के बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि उनको ना एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑपरेट करना होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा रेडिएशन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, फिजिकल शॉक उनको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये सारे चीजों को हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं। बट स्टिल बात वही है कि विक्रम और कल्पना दोनों का यहां पर आपको मतलब एक बस नाम पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों क्या है भाई, माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट के हैं, और ये सेमीकंडक्टर फैब SCL के द्वारा, चंडीगढ़ के द्वारा बनाया गया है। यहां पर इनके बारे में कुछ और भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं, इसका कुछ भी अब यहां पर हम लोग नहीं देख सकते। इंडिया का हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, देखो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, बहुत टाइम से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है वो उसको हम लोग न्यूज में देख ही रहे हैं। शुरुआत हुई थी 2012 में, जब 11-12 में, जब इलॉन मस्क भैया ने पहली बार हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात की थी। अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या। देखो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस कैन बी टर्म्ड एज फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो 4 मोड और कौन कौन से भाई आप लोग गिन सकते हो क्या? एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज, ये 4 प्रकार के हमारे पास ऑलरेडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। बट ये जो है आपका हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, इट कैन बी फिफ्थ मोड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जमीन के अंदर अंदर ना ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये टनल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग ऐसे कुछ कैप्सूल्स को रखेंगे। ये जो कैप्सूल्स होंगे, इसके अंदर पैसेंजर्स मस्त बैठेंगे, और हम लोग इस ट्यूब में ना वैक्यूम क्रिएट करेंगे। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा वैक्यूम, बहुत हल्का प्रेशर ही रखेंगे, जिससे कि हमारा जो फ्रिक्शनल ड्रैग है या फिर जो हमारे लिए आगे से वो फ्रिक्शन देता है ना हवा, जब वो आगे कोई भी गाड़ी चलती है, इवन हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है, बोल रहा है कि वो सब अपने को चाहिए ही नहीं इसमें। तो हमारे लिए रेसिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और नीचे जैसे मान लो ट्रेन की पटरियां जो होती हैं, उस पर लोहे के जो व्हील्स होते हैं वो चलते हैं। तो यहां पर बोला गया कि यहां पर हम लोग मैगलेव का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब कि मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। मैग्नेटिक लेविटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि 2 मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक वो मैग्नेट जो कि जो भी मान लो आपका ये कैप्सूल है उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा,
मतलब कि ये हवा में ऊपर उड़ जाएगा, मतलब कि ये जमीन पर चिपका नहीं रहेगा, और दूसरा मैग्नेट जो होगा वो उसको आगे की तरफ पुश करने की बात करता है। तो आप लोगों ने कई बार वीडियोस में देखा होगा सर्कुलर पाथ में वो जो है उसको सुपर कंडक्टर या फिर उसको बहुत माइनस के टेम्परेचर पर डालते हैं तो वो मैग्नेटिक लेविटेशन शो करने लगता है। तो उसी चीज को प्रैक्टिकली यहां पर हम लोग देखना चाहते थे, और वही चीज यहां पर बात हो रही है कि हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जो था हमारा, अब वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर में डेवलप होने की बात हो रही है ना? अब इस पर धीरे धीरे काम जो है और तेजी से हम लोग आगे देख सकते हैं। तो अब यहां पर कंपोनेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो वही है कि लो प्रेशर ट्यूब यहां पर देख लिया हम लोगों ने, पॉड या कैप्सूल की बात कर ली हम लोगों ने, मैग्नेटिक लेविटेशन की बात कर ली हम लोगों ने। अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो कि इंडक्शन मोटर की मदद से उसको और तेजी से धक्का देता है। कुछ कंप्रेसर होते हैं जो कि उस पूरे ट्यूब में से वैक्यूम क्रिएशन का काम करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम है कि भाई साहब हाई स्पीड पर कम्युनिकेशन सबके बीच में बहुत प्रॉपरली हो, उन सब के लिए है। तो वही चीज है कि इसकी स्पीड जो होती है ना, वो इसकी स्पीड हो सकती है, मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो सकती है, तो वो आपके एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे हमारे ट्रेन की कनेक्टिविटी बीच बीच में स्टेशन को छोड़ते हुए निकलती है, जैसे एरोप्लेन के साथ दिक्कत क्या है कि भाई एक जगह से उड़ान भरेगा, दूसरी जगह लैंड करेगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बीच बीच में जो जो जिसका जिसका स्टेशन आ रहा है उनको उनको उतारते जाओ। हाइपर लूप में ये फायदा दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, इसीलिए इसको एक विन विन सिचुएशन के तौर पर देखा जा रहा है कि 3x फास्टर स्पीड है हमारे रेल एयरवेज से है, और एयरक्राफ्ट से दुगनी स्पीड पर चल रहा है भाई साहब। तो इसीलिए काफी फायदेमंद ये हो सकता है, और लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ये काफी कम टाइम में उसको हमें पहुंचा सकता है। तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। फिर आता है एक मुद्दा आपका फ्रोजन लाइट का। फ्रोजन लाइट क्या है उसको जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो फ्रोजन लाइट क्या है यार। फ्रोजन लाइट बेसिकली यहां पर फ्रोजन लाइट जो है, फ्रोजन लाइट बेसिकली क्या चीज है उसको एक बार हम लोग समझते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि भाई साहब लोगों ने लाइट को फ्रीज कर दिया है ना। लाइट को फ्रीज कर देना मतलब हम लोग के लिए बहुत अचंभा वाली बात होती है कि यार लाइट को फ्रीज कोई कैसे कर सकता है। लाइट यार कोई ऐसा पानी जैसा थोड़ी ना है कि आपने उसको जमा दिया फ्रीजर में डाल के। तो आखिरकार ये लाइट को कोई फ्रीज कैसे कर सकता है। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अब सारे चारों जगह पर लाइट ही लाइट चल रही है, तो मैं इसको फ्रीज कैसे कर सकता हूं। इसके लिए बहुत ही प्यार से इन्होंने एक सुपर सॉलिड स्टेट का मदद लिया कि लाइट को एक सुपर सॉलिड स्टेट में पहले लाया गया, और उसके बेसिस पर जैसे देखो आप सबको पता है कि जो लाइट है वो आपका डुअल नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है और एक वेव नेचर भी शो करता है। तो हमने क्या किया है इसमें कि एक ऐसा मीडियम बनाया, एक ऐसा मीडियम बनाया जो कि एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट नहीं था, बट लाइट को बेवकूफ बना दिया हमने कि उसको लगे कि ट्रांसपेरेंट है। द मोमेंट इट इट इंटर्ड इनटू दैट मीडियम, हम लोगों ने उस लाइट की स्पीड यूजुअली कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है, लेकिन उस मीडियम को हमने ऐसा डिजाइन किया, इतना डेंस रखा और उसको झूठ मूठ का लाइट को ट्रांसपेरेंट दिखाया। लाइट की स्पीड काफी कम हो गई, लगभग लगभग 17 मीटर पर सेकंड बची। आप सोचो एक जगह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड तक हम लोग लेके आ गए। और ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने जब लाइट उसके अंदर इंटर किया, हम लोग को दिख रहा है कि अरे वाह लाइट इसके अंदर आ चुकी है ना, लाइट इसके अंदर आ चुकी है। भाई साहब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कब निकल जाती है तो हमें दिखती ही नहीं थी, लेकिन 17 मीटर पर सेकंड पर हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई लाइट अंदर घुसी, अब ये देखो अंदर अंदर लाइट चल रही है। तो अगर हम लोग लाइट को चलते हुए परसीव कर लिया हमने, तो हमने क्या किया, उसी पर्टिकुलर टाइम पर जो लाइट को बेवकूफ बनाने के लिए हमने उसको बोला था कि भाई तुम्हारे लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकली ट्रांसपेरेंट जैसा बिहेव कराया था उस मीडियम को, एक्चुअल में वो था नहीं। तो हमने उस इलेक्ट्रिक सर्किट को कट कर दिया। और द मोमेंट वी कट दिस, जैसे देखो जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई भी लाइट ट्रैवल कर रहा होगा तो लाइट विल ऑलवेज हैव इट्स वेव नेचर, उसका हमेशा वेव नेचर ही शो करेगा। लेकिन वो इतने स्पीड से कहीं से भी निकल जाती है कि हम लोग उसके बीच में कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने एक ऐसा डेंस मीडियम लिया जिससे कि हम लोग लाइट की स्पीड को बहुत धीमा कर सके। जब धीमा करके हम लोग को लगने लगा हाँ लाइट अब वहां से एंटर किया, अब यहां पहुंचा है, अब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो छलावा था उसको हटा दो। जैसे ही हटाया लाइट जहां थी वहीं की वहीं रुक गई, उसको कैप्चर कर लिया हमने। तो इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में सॉलिडिफाई करके फिर उसको फ्रीज किया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इट इज जस्ट आप बोल सकते हो कि एक नाम देने के लिए हमने ऐसा बोल दिया कि लाइट को फ्रीज कर दिया गया है। और अगेन देखो
अब लाइट हमेशा जब वेव नेचर ही शो कर रहा हो कोई बात नहीं है, अब अगर उस मीडियम के अंदर हम लोगों ने लाइट को कैद कर दिया भाई साहब, अब उसके अंदर अपने आप में एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हम लोग जब चाहें उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, वो मीडियम से फिर लाइट तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो हम एक एनर्जी स्टोरेज जैसा भी इसको देख सकते हैं, मतलब कि इसकी अथाह क्षमता हो सकती है। इसमें क्वांटम कंप्यूटर्स में हम इसकी मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक समझ लो कि नायाब तरीका आप बोल सकते हो, जिसके बेसिस पर हम लोग लाइट को फ्रीज होता हुआ देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर यही पूरा आर्टिकल इसके लिए था। बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इसमें बस कुछ नाम दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, एक है पोलारिटन्स। पोलारिटन्स बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार के हाइब्रिड पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स, एक लाइट वाला फोटोन और दूसरा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की बात होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटॉन्स। इन दोनों के हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है पोलारिटन्स। और बेसिकली इसी पोलारिटन्स को ही हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोगों ने सुपर फ्लूइड स्ट्रक्चर में कैद कर लिया है ना। सॉरी, सुपर फ्लूइड नहीं है, द वर्ड विच इज बीइंग यूज्ड इज, यहां पर हम लोग देख सुपर सॉलिड है ना, सुपर सॉलिड। तो अब इसको हम लोगों ने एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर ले जाके इन सब का काम कर दिया भाई साहब, बहुत ही खतरनाक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है माइक्रो लाइटनिंग एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। माइक्रो लाइटनिंग एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इसका क्या पूरा खेल है वो मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या होता है कि जब इस पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हुई थी, तो बेसिकली इसके बारे में कई सारे हाइपोथेसिस हैं कि देखो यूजुअली क्या है यार, हमारे आसपास में अगर तुम देखोगे तो एटम्स ही एटम्स हैं। उन्हीं एटम्स के कुछ कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स जैसे कुछ एलिमेंट्स देखे हैं। और ऐसे ही बायोमोलिक्यूल्स के कुछ चीजों में, जैसे कि एक सेल, एक बैक्टीरिया, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर हमारा खुद का अपना एक सेल, वो भी एक लाइफ की तरफ इशारा करता है। तो आखिरकार वो बने तो एटम वेटम से ही है ना। जीन्स में हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स को जब हम लोग देखते हैं तो वो बेसिकली वहां पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर ग्रुप और नाइट्रोजन बेस पेयर्स मिलते हैं। तो बेसिकली है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही। तो ये सारी चीजें जब हम लोग को मिल रही है, फॉस्फोरस है, तो ये सारी चीजें जब भी हम लोग को मिल रही है, दीज आर द एटम्स व्हाट मेड देम चेंज इनटू अ लिविंग बीइंग। आज हम जैसे इंसान, जानवर, पौधे, पक्षी, ये सब कैसे जिंदा हो पा रहे हैं, ये सब क्या हो गया इनके अंदर की जान आ गई। तो उसके लिए जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में यहां पर बोला गया कि देखो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी ना, वो एक टाइनी स्पार्क से यहां पर बीती थी। और टाइनी स्पार्क कहां से आया था भाई साहब, इन्होंने बोला कि भाई साहब एक लाइटनिंग थी। उस लाइटनिंग का जब ओशन सरफेस पर, ओशन वाटर्स पर जब वो स्ट्राइक करता है, वहां से कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सारा का सारा, पूरा का पूरा, ये पूरा सब कुछ हुआ था। तो ये जो प्रपोजल था वो था मिलर यूरे हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस भाई कोई प्रूफ तो है नहीं, उतने साल पहले जाके कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करके देख सकता है। तो ऐसा बोला गया था कि लाइटनिंग स्ट्राइक से हमारे जो लाइफ बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका जन्म हुआ था। दिस इज हाउ लाइफ केम इनटू दिस वर्ल्ड। यहां पर ओरिजिन ऑफ लाइफ को इसीलिए फर्दर और स्टडी किया गया। और एक नई स्टडी आती है कि देखो एक नया तरीका भी हो सकता है जिसके बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। यहां पर न्यू स्टडी में माइक्रो लाइटनिंग इन वाटर ड्रॉपलेट्स की बात की गई। इसमें जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने ये बोला है कि देखो वाटर स्प्रे होता है, वाटर स्प्रे सच एज दोस फ्रॉम क्रैशिंग वेव्स ऑफ वाटरफॉल्स। जब पानी, वाटरफॉल जब नीचे आता है, पानी गिरता है, इट कैन जनरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी। इसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। इसी बात को प्रूव किया गया कि जब वाटरफॉल नीचे आ रहा है, पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं, तो इससे भी कई सारे यहां पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस आते हैं और इसके बेसिस पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे चल के कुछ नए प्रकार के हमारे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर जहां पर लाइफ पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो अब सिग्निफिकेंस वही है कि मिलर यूरे के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी मिलेंगे हम लोग को और कुछ नई थ्योरीज मिलेंगी, तो हम लोग कुछ इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है प्लास्टिक आइस 7। प्लास्टिक आइस 7 ये क्या है, एक आइस का चौथा फॉर्म। हम लोग अभी अभी जानते हैं कि भाई आइस, वाटर और वेपर, ये 3 अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे H2O के। अब एक ये चौथा स्टेट आया जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लास्टिक आइस 7। ये प्लास्टिक आइस क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका फीचर है वो आपके सॉलिड और लिक्विड दोनों के तरीके से बिहेव कर रहा है। सॉलिड इसलिए क्योंकि इसके एटम्स बिल्कुल अपनी ही जगह पर फ्रीज हैं जैसे कि आइस में होता है। लेकिन लिक्विड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो स्पिन कर रहे हैं।
अगर वो अपने एटम्स उसी प्लेस पर स्पिन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके लिक्विड नेचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको एक अलग स्टेट दे दिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लास्टिक आइस 7। यहां पर प्लास्टिक आइस 7 अभी रिसेंटली इसको बनाया गया है और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट ने पहली बार इसको 2008 में इसके एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था और यहां पर हम लोग क्वासी इलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग QENS के माध्यम से इसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया है ना, वाटर को बहुत कम टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर लगभग 177 डिग्री सेल्सियस पर और 30,000 गुना अर्थ के प्रेशर के बाद जब हमने उस तरीके से इस आइस को बनाया है तब जाके ये ऐसा मिला है। अब देखो ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि देखो आइस 7 जो है वो अपने आप में प्लास्टिक आइस 7 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा ही कुछ आइस का पैटर्न हम लोग बाकी के बहुत सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स लाइक हम लोग आईसी मून्स जो जुपिटर के हैं लाइक यूरोपा, गैनीमेड, इन सब पर देखने को मिलता है, टाइटन पर देखने को मिलता है। तो कई बार हम लोग को लगता है कि हाँ मतलब जो भी प्रेडिक्टिबिलिटी है हमारे स्पेस में वाटर के प्रेजेंस की वो कैसे अलग अलग जगहों पर हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक नया रिसर्च के थ्रू हम लोग इसको काफी हद तक डिकोड कर सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल। हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल जो है एक प्रकार का फ्यूल सेल ही आप सबको पता है और टेलीकॉम टावर्स को भी अब ये काफी हद तक बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो आर्टिकल तो फालतू सा है लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जब भी हम लोग एनोड की तरफ भेजते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। यहां पर हमारे लिए जैसे मान लो क्या होगा कि यहां पर बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन आयंस इकट्ठा होने लगेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। इसके बीच में जो एक मेम्ब्रेन यहां पर देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग नैनो प्लैटिनम, नैनो क्रिस्टल्स ऑफ प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं और इस नैनो क्रिस्टल्स ऑफ प्लैटिनम की मदद से ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स को अपने आर पार गुजरने देता है। हाइड्रोजन प्लस एटम्स को, H प्लस आयंस, तो सारे के सारे H प्लस आयंस यहां पर इकट्ठा होने लगते हैं धीरे धीरे। और इसी टाइम पर हम लोग अपने कैथोड में ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, ऑक्सीजन भी इंक्लूड करना है, ऑक्सीडाइजर के तौर पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो अब यहां पर सब कुछ बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन रहा है, बस इसमें अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वाटर फटाफट से बन जाएगा, कोई पंगा ही नहीं है। तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर बिल्कुल इसके अंदर तलब मच रही है कि मैं H प्लस आयन से जा मिलूं। तो अगर हम लोगों ने एक नॉर्मल वायर का कनेक्शन यहां पर दे दिया तो इसके लिए एक शॉर्ट कट मिल जाएगा कि तुरंत के तुरंत ये इस हाइड्रोजन प्लस आयंस के पास अट्रैक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का जैसे ही फ्लो होगा वी कॉल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज करंट। तो बेसिकली यहीं पर हम लोग कोई भी लोड लगा देंगे तो इन लोड का इस्तेमाल हम लोग किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट को रन करने में कर सकते हैं। दिस इज हाउ द हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क। और फाइनली यहां पर एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर जो है वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकता है अलॉन्ग विद द हीट। तो हीट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है इससे। तो यही चीज है पूरा आपका यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में जो यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट जो है हमारे लिए आर्टिकल है वो है स्वयान इनिशिएटिव एंड निदार। देखो स्वयान का मतलब ही तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम या फिर हम लोग अनमैन्ड UAV जिसको बोलते हैं, है ना, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स या फिर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। स्वयान अपने से उड़ने वाला, भाई कोई पायलट नहीं होगा उसको उड़ाने के लिए, रिमोटली उसको उड़ा सकता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो अभी मीटी और ड्रोन फेडरेशन इंडिया इन लोगों ने निदार, एक नेशनल इनोवेटिव चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च के अंतर्गत इन लोगों ने स्वयान इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिससे कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को आगे थोड़ा सा बढ़ा सके। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग ऐसे बहुत सारे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को प्रोग्राम करने की बात करेंगे, है ना। इसमें बहुत सारे ड्रोन्स बनाने की बात होगी। इसके बहुत सारे लगभग 42-42 हजार से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमें ट्रेन करना है, इनको फॉर्मल और नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स के थ्रू। तो इसमें इंप्लीमेंटेशन में हमने हब और स्पोक मॉडल ले लिया है भाई साहब कि देखो 30 प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, IISc, IITs और जो MELIT हैं और या फिर CDAC हैं, NITs हैं, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। और ये
इसके बेसिस पर हम लोग इनको एज ए हब बनाएंगे और इनके पेरीफेरी में बहुत सारे कॉलेजेस को कनेक्ट कर देंगे। अब उन सभी कॉलेजेस में यही सारी बातें यहाँ पर चलेंगी, इन पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अब इन सभी ऑपरेशंस का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे भाई साहब? तो वही चीज़ है कि इतने जितने भी, जैसे देखो IIT कानपुर के एमटेक यूएस इंजीनियर्स हैं, वो लोग आ जाएंगे, 14,000 बेनिफिशरीज ट्रेन किए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बूट कैंप लगाएंगे, इनोवेशन चैलेंज यहाँ पर सब करेंगे। तो ये वही चीज़ है कि जब ये मीटी ने जब स्वयान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो इसका बेसिक एम यही है कि हम लोग रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस करने के लिए ऑटोनोमस ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप देख लो या फिर आप प्रिसीशन एग्रीकल्चर की बात कर लो, दोनों ही जगहों पर हम इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारा आज का जो शायद आखिरी आर्टिकल है वो है ऑडिबल इनक्लेव से रिलेटेड। ऑडिबल इनक्लेव क्या चीज है? देखो, कई बार आपको पता होना चाहिए कि जो भी साउंड, जब भी, जैसे अब अगर आप इस कमरे में मेरे साथ होते, इस रूम में मेरे साथ होते और आप मेरी आवाज सुन रहे होते बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर से, तो ऐसा नहीं होता कि आप इस कमरे के किसी एक कोने पर खड़े हो जाओ जहां पर मेरी आवाज ना पहुंच रही हो, क्योंकि बेसिकली ये जो आवाज आगे ट्रैवल करता है, इट ट्रैवल्स विद द प्रोसेस ऑफ डाइफ्रैक्शन। अब डाइफ्रैक्शन जो है वो बहुत ही रैंडम होता है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहां से चिल्ला के बोल रहा हूं तो मेरे आजू बाजू, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह ये आवाज पहुंचेगी। अब इसी चीज का एक नया तोड़ निकाल लिया गया। अब ये नया तोड़ क्या चीज है यार? यहां पर बोल रहे हैं कि ऑडिबल इनक्लेव्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेसेस पर भी हम लोग आवाज को बिल्कुल डायरेक्टेड फॉर्म में भेज सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहां खड़े हो, इस कमरे में 25 लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि उस 25 लोग में से सिर्फ एक से बातें कर पाऊं, तो मैं वहां पर एक ऐसा साउंड वेव जनरेट करूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को सुनाई देगा, बाकी 24 को नहीं सुनाई देगा। ऐसे ही मेथड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑडिबल इनक्लेव बोल रहे हैं। अब ये ऑडिबल इनक्लेव बनता कैसे है उसके बारे में देख लो। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेरेंस का सहारा लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि देखो, कई सारे आवाजें ऐसी हैं, जैसे कि मान लो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड हम लोग को सुनाई तो देता नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा है कि अगर दो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसीज को हम मैच करा दें, जहां पर ये इंटरैक्ट करेंगे, वो इंटरैक्शन जोन हमारे लिए ऑडिबल हो सकता है। और इसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि दो अलग अलग जगहों से हम लोग कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड्स को भेज रहे हैं जिसको इंडिविजुअली ना इसको सुना जा सकता है ना इसको सुना जा सकता है, दोनों को इंडिविजुअली नहीं सुना जा सकता। लेकिन द मोमेंट दे विल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर ये जाके दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर पिन पॉइंट पर अगर कोई पर्सन खड़ा होगा तो उस पर्सन को वो बात सुनाई देगी। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं ऑडिबल इनक्लेव, है ना, ऑडिबल इनक्लेव। यही पूरी बात है इसके अंदर में कि प्राइवेट ऑडियो डिलीवरी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि हम लोग यहां पर कुछ ऐसे यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, मेटा 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 मेटा, जस्ट अ सेकेंड, सेल्फ बेंडिंग अल्ट्रासाउंड बीम्स एंड नॉन लीनियर एकॉस्टिक्स। इन सबके इस्तेमाल से हम लोग कुछ ऐसी चीजों का हम लोग प्लेसमेंट कर रहे हैं जो कि अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करे और वो कहीं पर भी हम मीट करा के उसको एक मीनिंगफुल साउंड में कन्वर्ट कर सके। तो वही है कि डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेशन मेथड है। डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेशन मतलब कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से हम लोगों ने साउंड वेव जनरेट किया एंड द मोमेंट दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर होगा, सिर्फ वहीं पर ये आवाज सुनाई देगी और वो जो डिजिग्नेटेड लिसनर है सिर्फ उसी के पास ये बात जाएगी। तो जितने भी ऐसे मान लो मेटा सरफेस फंक्शंस हैं, हाँ ये रहा यार, मेटा सरफेसेस होते हैं, ये मेटा सरफेसेस का इस्तेमाल करके, एकॉस्टिक मेटा सरफेस का इस्तेमाल करके हम लोग इसको अलग अलग शेप, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग प्रकार के अल्ट्रासाउंड वेव्स में हम लोग इसको नेविगेट करा सकते हैं और इसको वहां तक पहुंचा सकते हैं जिसको कि इसको सुनना है। अब यहां पर जैसे आप इस इमेज को देख पा रहे होगे, तो ये जो ऑडिबल इनक्लेव है वो इस पॉइंट पर बन रहा है कि दो अलग अलग जगहों से हम लोगों ने यहां पर ये सब जो बेंड हो रहे हैं, ये सब बेंड हो रहे हैं क्योंकि यहां पर ऐसा ही एकॉस्टिक मेटा सरफेस लगाया गया है जिसके तहत ये अलग अलग अल्ट्रासाउंड सोर्सेस से निकलते हुए अल्ट्रासाउंड वेव्स ये अपने आप ही बेंड हो जा रहे हैं। बट ये बेंड होके जहां पर भी टकराएंगे, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसी को बोलेंगे ऑडिबल इनक्लेव। यहां पर जो भी पर्सन खड़ा होगा उस पर्सन को यहां पर पूरी बातें सुनाई देगी, इसके बीच में इर्द गिर्द आजू बाजू कोई भी इंसान कैसे भी खड़ा होगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। दिस इज हाउ द ऑडिबल इनक्लेव वर्क्स एंड आई होप कि आपको ये पूरा सेशन मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। हर एक आर्टिकल्स, 22 आर्टिकल्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो आपको मस्त तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के डिस्कशन में इतना ही था, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।